बट हमें लगता है कि अगर किसी ने चश्मा पहना हुआ है उसकी आंखें कमज़ोर हैं। अगर आप 8 से 10 घंटे काम करोगे भी आपको चश्मा नहीं लगेगा आज की एज में। जो ब्लू लाइट है उसके बारे में आपका क्या कहना है? ब्लू लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट आई टेल माई पेशेंट्स कि अगर आप ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस ना लगाओ दैट इज ऑल्सो फाइन। हमारे सबके डिवाइसेस में एक सेटिंग है कि ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस आर नॉट यूजफुल। सो अगर किसी बच्चे को चश्मा लग चुका है, बच्चों को बहुत यंग एज में कुछ चश्मे का नंबर आता है, उसको रिवर्स कर सकते हैं। आजकल कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं जो आप देख रहे हो? तो मेरे पास जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आज की डेट में आ रही हैं दे आर रिलेटेड टू डायबिटीज़। भी मैंने रील्स देखी जिसमें लोग बोलते हैं ये वाली एक्सरसाइज करो, है ना, ग्लूकोमा ठीक हो जाएगा। अरे इससे आई प्रेशर नहीं कम होता है। हम लोग की एवरी दिसंबर कोई ना कोई लैबोरेटरी बोलेगा कि सर हमारा पैकेज है फॉर अ ब्लड लाइक चेकअप। देखो ये पैकेज वाला भी ना बड़ा सीन है इसमें भी। बताओ क्या सीन है? द रिफ्रैक्टिव सर्जरीज आर द मोस्ट प्रिडिक्टेबल एंड सेफेस्ट सर्जरीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो आई ड्रॉप्स है आजकल बहुत सारी मिल जाती हैं ओवर द काउंटर, तो कौन सी सेफ हैं? A young girl comes into my OPD with her mother, है ना, जो सस्पेक्टेड उसको प्रॉब्लम है दैट इज जाइंट सेल आर्थराइटिस, वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट आई प्रॉब्लम जो किसी को। कई बार आंखें बहुत लाल हो जाती हैं, या व्हेन दे हैव अ सेक्सुअल एक्टिविटी तो उनकी आंखें बहुत लाल हो जाती हैं। क्या ऐसा होता है और क्यों होता है? अक्सर लोग कहते हैं कि एज अ होम रेमेडी आंखों के ऊपर जो खीरा है वो लगा लो। क्या ऐसे तो लोग बोलते हैं गुलाब जल डाल लो। हाँ, ये भी कहते हैं। आई कैंसर जैसा कुछ होता है? आई कैंसर्स भी होते हैं। लोग कहते हैं कि आंखें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। ऐसा क्या होता है आंखों में? यू बीइंग एन आई सर्जन, आप बहुत सारी आंखों को देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक करते हैं। आंखों में ऐसा क्या है दैट पीपल जस्ट से नो व्हाट आई लव योर आईज? ऐसा क्या होता है? आई थिंक एक कहावत भी है कि आईज आर द विंडो टू द सोल, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो मे बी वट एवर यू फील वो आपकी आईज में दिख जाता है। अगर आप खुश हैं तो आपकी आंखों में अलग ही चमक है, उदास हैं तो पता लग जाएगा आप उदास हैं। Apart from your facial expressions, the eyes, they convey a very strong message. And I keep peeping into people's eyes, not because of that reason to know about their soul, but just to treat their disease. So definitely eyes play a very important role, and I think it is one of the most important sense organ जो हमारा है. And जो vision है हमारी, the ability to see everything, this beautiful world, I'm sitting, I'm talking to you, मैं आपको देख पा रहा हूँ. I think that is one good thing which God has given us, and it is very important we preserve our vision. So and hopefully आज हम इस podcast में we'll talk about that, how to save your sight, how to preserve your vision. So true. कई बार ना हमें एहसास नहीं होता है कि हमें भगवान ने क्या दिया हुआ है, कि दुनिया इतनी खूबसूरत है, बट अगर जो इंसान देख नहीं पा रहा है उससे पूछो कि he has so much of challenge, या फिर जिसकी अगर आई साइट बहुत वीक है। मुझे याद है जो मेरी वाइफ है उनका आंखों का ऑपरेशन हुआ था, तो पहले वो चश्मा पहनती थी, तो ऑपरेशन हुआ तो चश्मा हट गया, तो शी सेड कि दिवस पता है अब मैं टाइम देख पाती हूँ सुबह उठ के। एंड हमने वो तो बहुत बेसिक सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, बिकॉज मैंने भी चश्मा नहीं पहना था, बट फॉर हर सुबह उठ के जो एक वॉल क्लॉक लगी हुई है उसको सही से देख पाना वॉज अ बिग थिंग फॉर हर, जो कि काफ़ी लोगों के लिए नहीं है। Yeah, definitely. I think जो रिफ्रैक्टिव एरर है, probably she had this रिफ्रैक्टिव एरर जिसके लिए उन्होंने चश्मा उतारने वाली सर्जरी करी है। That is one of the most common cause of visual impairment, है ना। अब हम impairment वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? Because it impairs your daily activities. अब सुबह उठ के मोबाइल देखना या सुबह उठ के घड़ी देखना या कुछ भी काम करना, अपनी स्लिपर्स ढूंढना, वो एक नॉर्मल इंसान के लिए तो बहुत कॉमन है। हम कभी रियलाइज़ ही नहीं करते कि हमारे पास क्या है। But the ones who actually suffer from this impairment, it is very very tough for them to start their routine बिना विजन के, अपना चश्मा पहले ढूंढना। इसी तरह से चलो ये तो चश्मे की बात है, which if you put it you get back your vision. There are diseases in the eye जिसमें आपका vision loss permanent हो जाता है ना। And there are diseases जो congenital हैं जिसमें the people are born with that disease, कि उनकी already eyes जो हैं वो बचपन से ही कमज़ोर हैं, उनकी vision कम है। So whenever I see such patients, I always tell them कि there are patients who keep complaining about some very insignificant problems in the eye. I always tell them कि उन लोगों से जाके बात करो जिनकी नज़र बहुत कम है, जिनकी नज़र है ही नहीं, उनके लिए कितना मुश्किल है। एंड थैंकफुली जो भगवान ने हमें 2 आंखें दी हैं, कि अगर आपकी कभी एक आंख में कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है तो एटलीस्ट यू हैव द अदर आई जिससे आप देख सकते हैं।
जिस कारण आपकी एक आंख में प्रॉब्लम आई है, यू शुड टेक केयर ऑफ दोज फैक्टर्स कि दूसरी आंख आपकी इन्वॉल्व ना हो. तो देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू लुक एट इट इन अ पॉजिटिव वे. तो अगर किसी पेशेंट की एक आंख ख़राब होती है तो मैं उसको हमेशा यही बोलता हूँ कि देखो जो हो गया अगर उसको हम नहीं चेंज कर पा रहे हैं, यू ऑलवेज लुक एट दिस पिक्चर कि आपके पास दूसरी आंख अभी भी है ना, एंड यू कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट. तो सो राइटली सेड. और मुझे कंसर्न है अपनी आँखों की, और नॉट जस्ट मी, बहुत सारे लोग हैं. खासकर कोविड के टाइम के बाद हमारा सारा काम होता है ऑनलाइन. मैं ऑनलाइन कोचिंग सेशन लेता हूँ, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये पॉडकास्ट अभी हो रहा है, लाइटें लगी हैं बड़ी बड़ी सी, एंड फिर आप लैपटॉप पे काम करते हो, फ़ोन पे काम करते हो. स्क्रीन टाइम इज़ ह्यूज. लोग कहते हैं स्क्रीन टाइम को कम कर दो. मेरा काम ही स्क्रीन पे चलता है, तो इन्हें कैसे बचाऊँ मैं? देखो ये ना, अब स्क्रीन टाइम भी दो एस्पेक्ट्स हैं इसके, फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर अडल्ट्स लाइक अस. जो बच्चे हैं उनकी जब डेवलपमेंट हो रही है ब्रेन की, आइज़ की, जो ब्रेन से सिग्नल जा रहा है, जो उनकी न्यूरल प्लास्टिसिटी है, वो एक पर्टिकुलर एज तक चेंज हो सकती है. अगर आप एक छोटे बच्चे को लगातार 8-10 घंटे के लिए मोबाइल या स्क्रीन के सामने बिठाओगे, डेफिनेटली उनको चश्मे का बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, क्योंकि जो उनका ब्रेन है वो परसीव करना ही बंद कर देता है कि ये जो आइज़ हैं ये दूर का भी देख सकती हैं. अब आप लगातार अगर नज़दीक का ही देख रहे हो 8 घंटे 10 घंटे, तो आपका ब्रेन वही सिग्नल भेजेगा कि आपको इतना ही दिखता है, आपको यही देखना है. जब आप फिर दूर का कम काम करोगे, नज़दीक का ज़्यादा करोगे, तो आपके जो वो सिग्नल्स हैं आपकी आई के अंदर जो डेवलपमेंट होनी है दूर का देखने के लिए, वो कम हो जाती है. एंड दैट इज़ वाई दीज चिल्ड्रन दे हैव दिस हाई स्पेक्टिकल पावर दीज डेज. रही बात एडल्ट्स की, अब आपको बचपन से चश्मा नहीं लगा है, अगर आप 8 से 10 घंटे काम करोगे भी आपको चश्मा नहीं लगेगा. अब आज की एज में आपको ऐसा नहीं है कि अब आप 10 घंटे काम करें तो आपको -2, -3, -5 का चश्मा आ जाएगा. दैट इज़ नॉट गोना हैपन. वो नहीं होगा. हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम होगी, आपको होगी डिजिटल आई स्ट्रेन की प्रॉब्लम. बेसिकली डिजिटल आई स्ट्रेन इज़ कि आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, आपको हेडेक होगा, यू माइट फील वेरी लेथार्जिक, कॉन्टीन्यूसली आप ब्लू लाइट को एक्सपोज हो रहे हो. उसकी वजह से आपका जो स्लीप साइकिल है, आपका जो बॉडी का सर्केडियन रिदम है, वो अफेक्ट हो सकता है. यू विल फील टायर्ड द एंटायर डे. दोज आर द थिंग्स जो एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन है. दैट इज़ नोन एज डिजिटल आई स्ट्रेन, कि डिजिटल एक्टिविटीज़ की वजह से आइज़ पे जो स्ट्रेन पड़ रहा है. बट ऐसा नहीं है कि अगर मैं अब जैसे मैं भी सारा दिन अगर सिस्टम पे बैठा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को चश्मे का नंबर इंड्यूस हो जाएगा, वो नहीं होगा. वो एक पर्टिकुलर एज तक है. अगर यंग एज में यंग बच्चों को आप बहुत देर तक चश्मा, मतलब बहुत देर तक स्क्रीन पे बिठाते हो, तो उनमें चश्मे का नंबर आ जाता है. सो टू अंडरस्टैंड द सिम्टम्स, जैसे जब मैंने सेशन लिया, I was there for around 2-3 hours in front of the screen. फिर अपनी आंखों को मैं ऐसे करता हूँ तो पानी निकलता है बहुत. हाँ, अब ये क्यों हो रहा है, जब आप लगातार स्क्रीन की तरफ देख रहे हो ना, आपका ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है. अब ब्लिंकिंग रेट अगर कम होगा तो आपका जो कॉर्निया है वो ज़्यादा देर तक एक्सपोज होगा टू द इन्वायरमेंटल एयर, तो वो ड्राई अप हो जाता है. और वो ड्राई अप होने की वजह से रिफ्लेक्स वाटरिंग होती है आइज़ में से, है ना. तो इसी वजह से हम पेशेंट्स को, या फिर जो हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन की, उनको हम यही बोलते हैं कि आपने जब भी स्क्रीन पे बैठना है ना, तो आपने 20-20-20 रूल फॉलो करना है. बड़ा सिंपल सा रूल है कि आपने 20 मिनट के बाद एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए एक 20 फीट दूर देखना है. 20 फीट दूर का मतलब ये नहीं कि आपने 20 फीट मेजर करके देखना है. यू जस्ट लुक एट इन्फिनिटी, या दूर की तरफ देखो, ताकि आपकी आईज जो नियर को अकोमोडेट कर रही थी वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए. एंड देन यू अगेन गेट बैक टू योर वर्क एंड ट्राई टू ब्लिंक मोर, है ना. अब कॉन्शियसली तो आप नहीं ज़्यादा ब्लिंक कर सकते हो, बट जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत देर तक लगातार स्क्रीन पे फोकस नहीं कर रहे हो. थोड़ी देर में आपने हल्का सा भी आइज़ क्लोज कर लिया है, थोड़ी देर दूर के लिए देख लिया, यू विल बी गुड टू गो. तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी स्क्रीन पे. अब ऑब्वियसली हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. अब आप बोलो कि मैं अपना काम बंद कर दूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. बट हाँ, यू कैन ऑलवेज स्लीप ऑन टाइम, है ना. यू कैन लिमिट योर स्क्रीन टाइम. दोज आर सम थिंग्स विच यू कैन एक्चुअली, वो आप फॉलो कर सकते हो. एंड वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है बेसिकली, एंड दैट वुड प्रिवेंट दिस डिजिटल आई स्ट्रेन. मेक सो मच ऑफ सेंस. मुझे याद है 3-4 महीने पहले की बात है, एंड ऑल दीज सिम्टम्स की हेडेक होना, बिकॉज बहुत सारा काम था, डे इन डे आउट सेशन चल रहे थे. आई वेंट टू एन आई सर्जन एंड दे सेड कि जो पेंसिल है उसको पास लेके आओ और दूर लेके आओ. कैसे काम करता है? अगर सपोज किसी को घर बैठ के ही वॉन्ट्स टू स्ट्रेंथन दी आई मसल्स, अगर ऐसा कह सकते हैं, तो क्या तरीका है? देखो अब इसमें भी ना, ये मैं अभी रिसेंटली भी एक इंस्टाग्राम पे आई वाज सीइंग अ वीडियो वेयर देयर आर सम योगा प्रैक्टिशनर्स एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हु से कि आप ये वाली एक्सरसाइज करो एंड इससे आपकी आइज़
स्ट्रेंथन अप होगी। देखो इसको साइंटिफिकली समझो, है ना, ये ऐसा नहीं है कि आइज़ आपकी वीक है, मेरी वीक है, या किसी और की इस तरह से वीक है, वो आप ऐसे नहीं जज कर सकते। दिस कंडीशन इज नोन एज कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी, है ना। ये सबको नहीं है, आपको भी नहीं होगी, मेरे को भी नहीं होगी। कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी का क्या मतलब है कि आपके जो आई के मसल्स हैं, जब वो बहुत देर तक नियर वर्क पे फोकस करते हैं, वो वीक हो जाते हैं, फिर आपको सडनली आईज हल्की सी डिविएट करती हैं इस तरह से ना। आपको कभी डिप्लोपिया होता है, मतलब चीज़ें दो दिख सकती हैं, एस्थेनोपिक सिम्टम्स होते हैं। वो क्या होता है? डिप्लोपिया मतलब कि आपको चीज़ें दो दिख रही हैं, मतलब आप लगातार, अगर आपको कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी है, उसकी वजह से क्या होगा कि आइज़ आपस में जो कोऑर्डिनेट होकर एक तरफ देख रही थी, अब ये आपके आइज़ के मसल हैं और आप ये नज़दीक का काम कर रहे हो, ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और अंदर की तरफ देख रहे हैं। मेरे आइज़ के मसल हेल्दी हैं, आई विल कीप सीइंग देम, आई विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बट जिसके आइज़ के मसल थोड़े से वीक हैं, वो ये आई हल्की सी, अब ये मसल थक गया, अब अंदर की तरफ देखता देखता थक गया, ये एकदम से बाहर को डिविएट करेगा। अब इसकी इमेज तो यहाँ बन रही है, ये जब बाहर को डिविएट करा, इसकी इमेज कहीं और बन रही है इस आई की, तो पेशेंट को या दो दिखती हैं, तो उसको डिप्लोपिया बोलते हैं। इसी तरह से उनको एस्थेनोपिक सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि हेडेक हो सकता है उनको बाय द इवनिंग, है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी वाले पेशेंट्स के अंदर हम ये पेंसिल पुशअप टेस्ट बोलते हैं कि उनको करना चाहिए। और वो भी ऐसे नहीं कि वो खुद ही घर पे शुरू कर दिया, उसके लिए ऑर्थोप्टिक वर्कअप करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि उनका नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन कितना है, उनका जो काम करने का रेंज है वो कितना है, वो सब मेजरमेंट्स करने के बाद उनको उस हिसाब से एक्सरसाइज बताई जाती हैं। अगर आप आज ये बोलो कि मेरे को -2 का या -3 का चश्मा है और मैं ये पेंसिल पुशअप टेस्ट रोज़ करूँगा, मेरा चश्मा उतर जाएगा, वो नहीं उतरेगा। जो आपको चश्मा लग रहा है दैट इज़ रिफ्रैक्टिव एरर, जो आपको कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी है दैट इज़ द वीकनेस ऑफ योर मसल्स। उसका चश्मे के साथ कुछ लेना देना नहीं है, आपकी विजन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। जस्ट दैट कि कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी में आपके मसल्स वीक हैं, आप ये पेंसिल पुशअप टेस्ट करोगे और ये जो आई एक्सरसाइजेज जो बहुत कॉमनली लोग बताते हैं ये करोगे, तो आपके मसल्स स्ट्रेंथन अप होंगे, उनकी एबिलिटी बनेगी नज़दीक का फोकस करने में अच्छे से, एंड देन यू विल बी रिलीव्ड ऑफ दीज एस्थेनोपिक सिम्टम्स या डिप्लोपिया जो भी आपको हो रहा है। चश्मा नहीं उतरेगा, विजन नहीं इंप्रूव करेगी। तो आई स्ट्रेंथन अप एक बहुत ही लेमन सी टर्म है जो कोई भी बोल देता है, बहुत लूजली यूज़ करते हैं लोग कि इससे आपकी आई स्ट्रांग हो जाएंगी। जिसमें लोगों की परसेप्शन ये है कि आई स्ट्रांग होने का मतलब आपका चश्मा उतर जाएगा। ऐसा लोग सोचते हैं। ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है ना। अब मेरे को अगर चश्मा है वो चश्मा रहेगा, आईज मेरी स्ट्रांग ही हैं। आई स्ट्रेंथ का मतलब है कि अगर मैंने ग्लासेस भी लगाए, विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस, इफ आई एम एबल टू रीड द एंटायर विजन चार्ट, मीन्स माई आईज आर स्ट्रांग इनफ। दैट डज नॉट मीन कि किसी को अगर चश्मा है और मैं अब जैसे बिना चश्मे के अगर देख रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू रीड द एंटायर थिंग, बट मैं चश्मा लगा के अगर देख रहा हूँ तो मुझे सारा पढ़ पा रहा हूँ, तो माई आईज आर स्ट्रांग, मतलब दे आर गुड इनफ, है ना। वो ये है कि हाँ, रिफ्रैक्टिव एरर है आँख में, देयर इज़ अ रिफ्रैक्टिव एरर कि आईज जो लाइट ने कन्वर्ज करना है रेटिना पे वो नहीं हो पा रही हैं, एंड हम ग्लासेस लगा के आगे एक रिफ्रैक्टिव एक मटेरियल प्रोवाइड करके उसको कन्वर्ज कर रहे हैं, दैट इज़ इट। बट द पोटेंशियल ऑफ द आई 6/6, so your eyes are strong enough, है ना। बट हमें लगता है कि अगर किसी ने चश्मा पहना हुआ है उसकी आंखें कमज़ोर हैं। नहीं, मतलब उसको बहुत लूजली यूज़ किया जा रहा है। उसकी आंखें कमज़ोर नहीं है, उसको रिफ्रैक्टिव एरर है। विजन कमज़ोर होने का मतलब है कि आइज़ में ऐसी कोई डिजीज़ हैं आ गए हैं आपको कि आपकी विजन 6/6 भी नहीं है। अब किसी को अगर आंख में कैटरैक्ट बन गया है, या उसको पर्दे में कोई प्रॉब्लम है, जो रेटिना है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, या उसको कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम आ गई है आई के अंदर, और उसकी विजन कम हो गई है कि उसको चश्मे के साथ भी 6/6 नहीं दिख रहा है, उसकी आइज़ वीक है, उसकी विजन वीक है। नॉर्मली तो इफ़ यू हैव अ रिफ्रैक्टिव एरर दैट इज़ वेरी कॉमन, आइदर यू पुट ऑन ग्लासेस, अगर आप ग्लासेस नहीं लगाना चाहते हो तो आप सर्जरी करवा लो, आपको रिफ्रैक्टिव एरर आपका कम हो जाएगा और चला जाएगा, देन यू आर फ्री ऑफ ग्लासेस, दैट इज़ इट। गोइंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द स्क्रीन टाइम, जो ब्लू लाइट है उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो कितनी हार्मफुल है हमारी आँखों के लिए? बिकॉज वो इन अबंडेंस मिलता है। ये भी ना मार्केट में बहुत, आई माइट डिसअपॉइंट मैनी कंपनीज और समथिंग, जो ये ब्लू लाइट वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको भी समझना बड़ा ज़रूरी है कि ब्लू लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ऐसा नहीं है कि ब्लू लाइट इज़ हार्मफुल लाइट। ब्लू लाइट क्या है, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ वाइट लाइट, है ना, जो हम विबग्योर पढ़ते थे बचपन में, उसमें एक ब्लू लाइट कंपोनेंट भी है, दैट इज़ देयर ऑल अराउंड, पूरे इन्वायरमेंट में हर जगह ब्लू लाइट है हमारे। बट ब्लू लाइट का रोल आता है हमारी बॉडी के सर्केडियन रिदम में। सर्केडियन रिदम का क्या मतलब है कि आपको अगर टाइम ना भी बताया जाए, आप एक पर्टिकुलर टाइम पे सो जाते हो, फिर अपने आप सुबह उठ जाते हो, है ना। अगर अलार्म ना भी लगाओ तो एक पर्टिकुलर टाइम पे नींद आएगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे यू विल वेक अप। दैट इज़ अ पर्टिकुलर सर्केडियन रिदम। बॉडी नोज कि अब रात हो गई है, अब सोना है, अब दिन हो गया है, अब उठना है, बिकॉज डे लाइट में क्या है, ब्लू लाइट है।
अब रात में क्या हो रहा है, अब आज की डेट में क्या हो रहा है, ऑल दी स्क्रीन्स दे एमिट ब्लू लाइट, दे हैव अ वेरी हाई वेवलेंथ विच इमिट्स ब्लू लाइट. अब अगर आप रात को भी लगातार स्क्रीन पे देख रहे हो, ब्रेन को लगता है कि अभी भी ब्लू लाइट है, तो अभी भी डे है, अभी रात हुई नहीं है ना. आप लगातार स्क्रीन पे रात को बेड में लेट के 2 घंटे तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो या एनीथिंग वट एवर यू आर डूइंग, योर ब्रेन विल परसीव कि अभी तो रात ही नहीं हुई, अभी तो दिन है. बट ब्रेन को तो ऐसा लगता था कि यार 8-9 बजे तो रात हो जाती है, बट ये तो ब्लू लाइट पड़ती जा रही है. तो हमारे ब्रेन में केमिकल है मेलाटोनिन, वो बेसिकली वो रेगुलेट करता है हमारे सर्केडियन रिदम को. तो जब ब्लू लाइट पड़ती है तो मेलाटोनिन आपका इफेक्ट हो जाता है. तो दैट इज़ वाई यू हैव दिस ऑल्टर्ड स्लीप पैटर्न्स. लोगों को सुबह उठ के एकदम से बहुत थकावट हो रही है, दे डोंट वेक अप फ्रेश, उनको हेडेक है. तो दैट इज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ब्लू लाइट, कि अगर आप उसको अननेसेसरली अपने बॉडी को एक्सपोज कर रहे हो, तो उसके लिए फिर ये कॉन्सेप्ट आ गया कि आप ब्लू फिल्टरिंग ग्लासेस यूज़ कर लो, है ना, जब आप नॉर्मली डे टाइम में भी स्क्रीन यूज़ कर रहे हो. दैट डज नॉट वर्क. मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, देर आर नो रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स जो बोलती हैं कि ब्लू लाइट फिल्टर अगर आप ग्लासेस यूज़ करोगे तो आपको आई स्ट्रेन कम होगा. ये बहुत ही सब्जेक्टिव सी स्टडीज़ हैं थोड़ी सी ना, जो छोटी मोटी केस रिपोर्ट्स हैं. अब मेरा मन किया, मैंने 1-2 स्टडीज़ कर ली, मैंने 10 पेशेंट्स को देख लिया, उन्होंने बोला कि हाँ हमें तो बेटर लग रहा है, तो आई जस्ट प्रिज्यूम्ड कि हाँ ब्लू लाइट या ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस दे आर इफेक्टिव. बट मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो ऐसे काम नहीं करती है. उसके लिए हमें एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स करने पड़ते हैं, प्रॉपर ब्लाइंडेड स्टडीज़ करनी पड़ती हैं कि एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को हमने बिना बताए ब्लू ग्लासेस दिए, दूसरे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को हमने ब्लू ग्लासेस नहीं दिए, एंड देन वी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड और वी सब्जेक्टिवली मेजर्ड. उस तरह की कोई लॉन्ग टर्म स्टडीज़ नहीं है अभी भी. नोबडी हैज़ डन दो स्टडीज़. तो ऐसे कहना बड़ा मुश्किल है कि ब्लू ग्लासेस किस लेवल तक हेल्पफुल हैं. Rather than that, I tell my patients कि अगर आप ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस ना लगाओ, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. हमारे सबके डिवाइसेस में एक सेटिंग है वेयर यू कैन एक्चुअली स्विच टू नाइट मोड, है ना. तो यू स्विच टू दैट नाइट मोड, तो आपको जो स्क्रीन से जो लाइट इमिट होगी ना, उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाती है टूवर्ड्स रेड और पिंक, अपार्ट फ्रॉम ब्लू छोड़ के उस तरफ शिफ्ट हो जाती है, एंड उसमें आपको ब्लू लाइट एक्सपोजर कम हो जाता है. तो आइदर यू डू दैट जब आप बेड टाइम जा रहे हो और मोबाइल देख रहे हो, और यू स्टॉप यूजिंग योर स्क्रीन्स 1 to 2 hours बिफोर द बेड टाइम. मतलब अगर आपने 10 बजे सोना है, आप 8 बजे के बाद मोबाइल मत यूज़ करो, तो आपका ब्रेन वुड नॉट रिसीव सो मच ऑफ ब्लू लाइट और सो मच ऑफ स्क्रीन, एंड देन आई थिंक आपका जो सर्केडियन रिदम है इट विल बी इन अ फाइन पोजिशन, ठीक रहेगा वो, एंड स्लीप पैटर्न एवरीथिंग विल बी स्मूथ. तो लेकिन जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी है, उसकी क्लियर कट गाइडलाइंस है अपने प्रेफर्ड प्रैक्टिस पैटर्न्स के अंदर कि ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस आर नॉट यूजफुल. उनके अकॉर्डिंग आपका जो स्क्रीन टाइम है वो 2 से 3 घंटे होना चाहिए. बच्चों में और भी कम होना चाहिए. लेस देन 2 years के किड्स में तो स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए. उनको स्क्रीन बिल्कुल एक्सपोज नहीं करनी है. एंड यू शुड जस्ट स्टॉप यूजिंग स्क्रीन 2 to 3 hours बिफोर बेड टाइम. ये अमेरिकन अकेडमी की क्लियर कट गाइडलाइंस हैं. मतलब तो आई थिंक नथिंग बेटर देन देम. दे आर वन ऑफ द मोस्ट सुप्रीम अथॉरिटी इन ऑफ्थल्मोलॉजी अराउंड द ग्लोब. तो आई फॉलो दैट. अब लोग कुछ भी कहें कि obviously you can't change somebody's mindset and you can't fight these big industries and stuff. But I personally feel कि does not make much difference. और क्या reasons हैं जिसकी वजह से eyes हमारी impact होती हैं? The other reasons are genetic. अच्छा. ओके, अगर पेरेंट्स को हाई नंबर है तो बच्चों में आने का चांस रहता है. ऐसा क्यों होता है? जीन्स दैट इज व्हाट जेनेटिक इज, है ना. प्रतिष्ठा अनुशासन चलना तो ही वो चलना बच्चों है. में आ सकती है वो जीन्स. एंड मोस्ट ऑफ द जीन्स आर अनडिस्कवर्ड. ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मैं अपने में वो टेस्ट करवा लेता हूँ या करवा लेती हूँ, मैं देख लेता हूँ कौन सी जीन है और वो बच्चों में ना आए. बिकॉज मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई है कि अभी वो हर तरह के जीन्स को भी पकड़ सके कि इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है. वन इज़ द जेनेटिक, अदर इज़ एनवायरमेंटल. अब इन्वायरमेंटल में n नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, सारे नहीं पता है हमें. वन थिंग वी नो इज़ कि जो लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ कम करते हैं, जो बच्चे, उनमें टेंडेंसी ज़्यादा है नंबर आने की, चश्मा आने की. जो लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, लाइक रिसेंटली 2 to 3 weeks बैक एक बच्चा मेरे पास आया. मतलब द मदर ब्रॉट द किड फॉर सम अदर थिंग, उनको एलर्जी थी आइज़ में, बट दैट गाय डिड नॉट हैव एनी स्पेक्टिकल पावर. वो एटलीस्ट 5 to 6 hours उसकी आउटडोर एक्टिविटीज़ डेली हैं. जैसे वो 1 घंटा टेनिस खेलता है, फिर स्विमिंग जाता है. मतलब ही हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम आउटडोर्स, एंड ही हैज़ स्क्रीन टाइम ऑल्सो. मतलब वो स्कूल में जब जा रहा है तो स्क्रीन पे काम भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट उसको चश्मा नहीं आया
है ना. सो मतलब दे ट्राई टू कीप अ बैलेंस कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ तो ज़रूर करवाओ. हम अपने टाइम पे जब बचपन में हम बाहर ही खेलते थे, स्क्रीन्स नहीं थी, एंड दैट इज़ वाई द टेंडेंसी ऑफ मायोपिया वॉज और द प्रेवलेंस ऑफ मायोपिया वॉज वेरी लेस. बट आज की डेट में यू सी नोबडी प्लेज इन ग्राउंड्स एंड एवरीबडी इज ऑन स्क्रीन्स. इंडोर गेम्स हैं, सब कुछ ये है. तो दैट मेक्स डिफरेंस एंड दैट इज़ वाई. एंड पोस्ट कोविड तो और ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑल दिस स्कूल्स एवरीबडी हैज़ अडॉप्टेड टू ऑनलाइन कोचिंग एंड एवरीथिंग. सो इट मेक्स अ डिफरेंस. एंड आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू एक्चुअली कमेंट कि ये स्क्रीन्स कैसे इम्पैक्ट करेंगी. इसका इफेक्ट हो सकता है अभी 10 साल 20 साल बाद पता लगे. मतलब अभी तो वी आर जस्ट वी आर इन टू इन्फेंसी अभी तो ना, कि स्क्रीन्स आई हैं अभी तो 10 साल ही हुए हैं, 15 साल ही हुए हैं. बट इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है, आई थिंक वो अभी वी एग्जैक्टली डोंट नो दैट. एंड धीरे धीरे अनफोल्ड होगी वो चीज़ें, क्योंकि कोविड के टाइम पे तो नोबडी न्यू कि इतना मायोपिया बढ़ जाएगा. तब तो सबको अब काम तो करना ही था, पढ़ाना तो था ही बच्चों को, सबको स्क्रीन्स पे ले आए, सबने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी. बट दैट इज़ एक्चुअली इफेक्टेड. एंड इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या होगा, आई थिंक टाइम विल टेल दैट. सो अगर किसी बच्चे को चश्मा लग चुका है, अभी सिर्फ 5 साल का है, 10 साल का है, तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? देखो इसमें ना, अगर तो एक पर्टिकुलर एज से पहले इसमें भी कुछ स्टडीज़ हैं. देर आर फ्यू आई ड्रॉप्स विच हैव जो यूज़ करनी लोगों ने शुरू करी हैं. कुछ ऐसे ग्लासेस हैं जिनको वो यूज़ करना स्टार्ट किया है. दैट इज़ ऑल्सो इन इट्स इन्फेंसी. बाई इन्फेंसी आई मीन कि अभी वो थोड़े डेवलपमेंटल स्टेजेस में हैं, पूरी तरह से इस्टेब्लिश्ड थेरेपीज़ नहीं हैं. बट ऐसा देखा गया है कि जब बच्चों को बहुत यंग एज में कुछ चश्मे का नंबर आता है, उसको रिवर्स कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एज तक, 8-10 साल, अर्ली टीनेज तक उसको रिवर्स किया जा सकता है बाय यूजिंग दीज लो पोटेंसी एट्रोपिन ड्रॉप्स हैं उस तरह से, जिससे कि बेसिकली आइज़ में ऐसा कुछ इंड्यूस किया जाता है कि आइज़ में थोड़ा डीफोकस बने एंड वो अपने आप आइज़ में वो केमिकल्स आएँ कि वो रेटिना थोड़ी सी बेटर हो जाए, उनका जो एक्सियल लेंथ है इट टेक्स इट शेप, एंड जो चश्मे का नंबर है वो थोड़ा रिवर्स हो जाए. मतलब देयर आर वेरियस थिंग्स विच आर कमिंग अप, नॉट वेल इस्टेब्लिश्ड, एंड बट होपफुली वील बी एबल टू डू दीज थिंग्स कि जिसको हम रिवर्स भी कर सकें. बट अगर किसी का नंबर बहुत ज़्यादा है, आई हैवेंट सीन एनीबडी इन लास्ट 10 years की जिसका नंबर -10 -15 है, या इनफैक्ट -6 -7 भी है, कि वो रिवर्स हो गया अपने आप बाय यूजिंग सम नेचुरल थिंग्स, आयुर्वेदिक थिंग्स और सम एक्सरसाइजेस. नहीं होता है. हाँ, इन ड्रॉप्स के साथ भी नंबर रुक जाता है. मतलब द होल आइडिया इज़ कि अब जो नंबर इंड्यूस हो गया दैट इज़ फाइन, बट वी डू नॉट वांट इट टू इंक्रीज फर्दर. तो उन चीज़ों से इसको मायोपिया कंट्रोल बोलते हैं बेसिकली. मायोपिया रिवर्सल तो अभी इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सर्जरी. ये भी कहा था बचपन में कि लेट के मत पढ़ो, तो क्या उसका भी असर पड़ता है आंखों पे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे या फिर अडल्ट्स भी लेट के पढ़ते हैं. ऐसा कोई डाटा या एविडेंस है नहीं. मतलब आई हैव नेवर कम अक्रॉस समथिंग लाइक दिस कि लेट के पढ़ने से फ़र्क पड़ता है. देखो नियर वर्क बहुत ज़्यादा करने से ऑब्वियसली वो होता है. यू हैव अ रिच एक्सपीरियंस एज एन आई सर्जन. आप दिन रात बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हो, सर्जरी करते हो. आजकल कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं जो आप देख रहे हो? सी आई एम वर्किंग एज अ रेटिना स्पेशलिस्ट. सो इसको हम पहले थोड़ा सा समझा भी देते हैं कि आई जो है ना, इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स, और हर एक पार्ट का एक पर्टिकुलर सर्जन है आज की डेट में. सिमिलरली अगर आई में आपको, तो आई के अंदर बेसिकली जो 3-4 मेन स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपका अगर ग्लोब है, ये आई है आपका, इसमें सबसे आगे आता है कॉर्निया, ठीक है, विच इज़ नोन एज जो आँख की पुतली है आपकी, है ना. उसके पीछे आता है लेंस, ठीक है, जो जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम, जिसमें कैटरैक्ट वगैरह हो जाता है जिसको हम वो बोलते हैं. उसके पीछे आता है पर्दा, जिसको हम आई का रेटिना बोलते हैं. तो मेरे पास जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आज की डेट में आ रही हैं, दे आर रिलेटेड टू डायबिटीज़. ठीक है. सो आप देखोगे कि इंडिया इज़ नोन एज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. एवरी 1/3 person in India is diabetic, and it is a very high number, and probably by 2050 every second person would be diabetic. These are the estimates by WHO, है ना. ये मैं खुद फिगर्स नहीं बना रहा हूँ, ठीक है. एंड इफ़ यू सी roughly 10 to 15% of these patients of diabetes will develop diabetic retinopathy. Because if your diabetes is uncontrolled, not the ones जिनका controlled है, बहुत अच्छी बात है ना, उनको problems नहीं आएंगी. Because diabetes basically affects your vessels, जो आपकी blood vessels हैं, चाहे वो आँख में हैं, चाहे वो किडनी में हैं, चाहे वो आपकी नर्व्स के आसपास की जो वेसल्स हैं, एनी अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी. तो डायबिटीज़ इज़ लाइक अ साइलेंट किलर ऑफ योर एंटायर बॉडी. धीरे धीरे आपकी कभी किडनी, आप देखोगे डायलिसिस पेशेंट्स, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको फ्रीक्वेंटली डायलिसिस कराना पड़ रहा है, किडनी फेल हो गई है,
है ना, क्योंकि उनको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई है। इसी तरह से अगर उनकी आइज़ में जो वेसल्स हैं ना पर्दे की, वो बेसिकली जो आँख को ब्लड वेसल्स हैं वो रेटिना से आती हैं, मतलब रेटिना एंड कोरोइड, दो स्ट्रक्चर्स हैं आँख में पीछे वाले। हाँ, तो आँख के अंदर क्या है, बेसिकली आँख को जो ब्लड सप्लाई आ रही है, आप ऐसा लेके चलो कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो रेटिना के अंदर रन करती हैं। एंड अगर डायबिटीज़ की वजह से ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में इफेक्ट हो रही हैं तो वो रेटिना की ब्लड वेसल्स को भी इफेक्ट करेगा। तो उसको, जब वो रेटिना की ब्लड वेसल्स को इफेक्ट करता है, उसको बोल देते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, है ना। एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से जो भी अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स आएंगी, ये जो वेसल्स आपकी ख़राब होंगी, उससे आपका विजन लॉस हो जाता है ना। सो दैट इज़ वाई नॉट एवरीबडी, बट जिनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल्ड नहीं है, उन केसेस में ये प्रॉब्लम आती है। एंड ये 10 to 15% विल डेवलप डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड मे बी 2 to 4% विल डेवलप विजन थ्रेटनिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी। विजन थ्रेटनिंग का क्या मतलब है कि उनकी विजन जो है थ्रेटन हो जाती है। दे माइट डेवलप एंड स्टेज डिजीजेज, उनको आँख के अंदर ब्लड आ सकता है, अब उन वेसल्स जो इफेक्ट हुई हैं उससे ब्लीडिंग हो सकती है, उनका पर्दा खिंच सकता है, पर्दे में खिंचाव आ सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत जल्दी कैटरेक्ट बनते हैं, उनकी आइज़ में उनको कैटरेक्ट हो सकता है। उनकी पर्दे के ऊपर कई बार एक प्रोलिफरेटिव एक झिल्ली बन जाती है, एक पर्दे की तरह, कुछ पर्दे के ऊपर एक एबनॉर्मल मेम्ब्रेन बन जाती है, उसको एपीरेटिनल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो दीज आर वेरी कॉमन डायबिटिक पेशेंट्स में। तो दिस इज़ वन एंटिटी विच आई ऑलवेज हाईलाइट एंड आई ऑलवेज टेल एवरीबडी की जो डायबिटीज़ है, अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, आपको है, आपके फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, प्लीज़ लेट देम नो कि उनको एक फंडस इवैल्यूएशन। अब फंडस इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? फंडस इवैल्यूएशन, हाँ, अगर आपके रेटिना चेकअप को बोलते हैं फंडस इवैल्यूएशन। हाँ, वी पुट दिस डायलेटिंग ड्रॉप्स, उससे आपकी जो पुतली है वो फैल जाती है एंड फिर पीछे का पर्दा अच्छे से दिखाई देता है। तो ये आपको एनुअल ज़रूर करवाना है। इसमें भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि टाइप 1 डायबिटिक को कब कराना है, टाइप 2 को कब करवाना है, बट एक बहुत ही लेमन टर्म एक किसी नॉर्मल इंसान को समझाना हो तो ये बात है कि आपको साल में एक बार तो ज़रूर दिखाना ही दिखाना है। अगर आपको विजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी जस्ट गो विजिट योर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, उनको एक बार, या फिर रेटिना स्पेशलिस्ट, जस्ट टेल देम कि यू आर डायबिटिक एंड यू नीड अ फंडस एग्जामिनेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपके डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, दे ऑलवेज गाइड यू कि हाँ आप एक बार जाके दिखाओ। तो उनकी बात मान लो, मतलब अगर आपको विजन में प्रॉब्लम नहीं भी है तो दिखाना है, क्योंकि आपको तब तक पता नहीं लगेगा जब तक डिजीज़ बहुत एडवांस नहीं हो जाएगा। क्योंकि डायबिटीज़ स्टार्ट तो साइडों से होगा पर्दे के, बट जब तक वो सेंटर में नहीं आएगा आपकी विजन लॉस नहीं होगी। बट जैसे ही आपकी विजन लॉस होती है, मतलब आपका सेंटर ऑफ द रेटिना इन्वॉल्व हो गया है, एंड मोस्ट ऑफ दीज केसेस के अंदर कई बार काफ़ी लेट हो जाता है, एंड देन कंप्लीट विजुअल रिकवरी इज़ नॉट पॉसिबल इवन डिस्पाइट एग्रेसिव थेरेपी। सो डायबिटीज़ के थ्रू ये चीज़ें हो रही हैं, और कोई सिम्टम्स या फिर और कोई रादर से और कोई कॉजेज़? नहीं, डायबिटीज़ के अलावा बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज़ हैं। आई थिंक आपको अगर हाइपरटेंशन है उसकी वजह से आपको पर्दे में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से अगर आपको मायोपिया है, जो हम बात कर रहे थे जिसका नंबर -10 -20, तो उनकी वजह से आँख में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन हो सकता है। एक पर्टिकुलर एज के बाद आपके पर्दे के जो सेल हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से पर्दे में एबनॉर्मल खून की नसें बननी शुरू हो जाती हैं, जिससे आपका विजन लॉस हो सकता है। इसी तरह से आपको एज रिलेटेड एक पर्दा है, पर्दे के आगे एक जेली होती है हमारे, जिसको विट्रस जेल बोलते हैं, वो धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो जाती है। एक पर्टिकुलर एज के बाद जब वो जेल पिघलती है, कई बार वो पर्दे को अपने साथ खींच लेती है और पर्दे में डिटैचमेंट हो जाती है, पर्दा उखड़ जाता है अपनी जगह से। तो दैट इज़ लाइक अ मेडिकल एमरजेंसी, उसको तो एज सून एज पॉसिबल हमें ट्रीट करना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अब इसको आपने ऐसे देखना है कि आई में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो या तो सिर्फ पर से रिलेटेड टू आई हो सकती है, जैसे कि एज रिलेटेड चेंजेस हो गए, या फिर आपको चोट लग गई आँख में तो आपके पर्दे में कोई प्रॉब्लम हो गई। एक है कि आपको बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपकी आइज़ इफेक्ट हो रही हैं। तो आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड शुगर्स हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल्स डिरेंज्ड हैं, इसी तरह से जो पेशेंट्स को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस तरह से, और कोई पेशेंट्स बहुत लॉन्ग टर्म कोई डिजीज़ या बहुत लॉन्ग टर्म ड्रग थेरेपी पे है, लंबे टाइम के लिए कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, उन सब चीज़ों की वजह से भी आपका पर्दा इफेक्ट हो सकता है। उम्र के साथ अक्सर लोगों की आंखें बहुत वीक हो जाती हैं, दे हैव टू गो एंड वेयर स्पेक्टिकल्स। आपने बताया कि बिकॉज मसल्स आपकी वीक हो जाती हैं, दे स्टार्ट डीजनरेटिंग। नहीं, देखो मसल नहीं। अच्छा, तो क्यों होता है? मसल नहीं, एज के साथ जो मैक्सिमम लोगों को विजन लॉस होता है वो कैटरेक्ट की वजह से होता है। वो क्या होता है आम लोगों के लिए? देखो, जैसे जैसे आप यू आर एजिंग, योर बॉडी इज डीजनरेटिंग, राइट?
आपको रिंकल्स आ रहे हैं, आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। इसी तरह से जो आपका आँख में जो लेंस है, द क्रिस्टलाइन लेंस, वो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है। आपकी आँख में, मेरी आँख में आज की डेट में वो एक ट्रांसपेरेंट लेंस है। इसी की वजह से जो भी लाइट एनवायरनमेंट से आ रही है वो आपके रेटिना पे फोकस हो रही है। बट विद एज उस लेंस के अंदर कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, एंड देयर बाउंड टू हैपन। लोग पूछते हैं कि सर कैटरेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, ऑब्वियसली यू कांट रिवर्स। अगर आप एज को रिवर्स नहीं कर सकते तो आप कैटरेक्ट को भी रिवर्स नहीं कर सकते, आप अपने रिंकल्स को भी रिवर्स नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप बोटॉक्स लगा के उसको आप उनको दूर कर सकते हो, बट उनको आप रिवर्स नहीं कर सकते ना, दे विल कम बैक अगेन। उसी तरह से जो आपका लेंस है वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, बट विद एज वो डिजेनरेट करने लग जाता है। उसमें जो प्रोटीन्स हैं वो डिजेनरेट करते हैं, एंड जो आपका वो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट से अब ओपेक हो जाता है। बेसिकली वो सेमी ट्रांसपेरेंट होगा, फिर धीरे धीरे ओपेक बन जाएगा। तो जो लाइट है वो अब आपके रेटिना तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर तो ख़त्म हो गया। इस वजह से वो पेशेंट्स की विजन कम होनी शुरू हो जाती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजन लॉस विद एज, है ना। और एक होता है कि लोगों को एज के साथ चश्मा आता है, राइट। अब वो जो चश्मा आ रहा है दैट इज़ नोन एज प्रेस बायोपिया। वो 40 ईयर्स की एज के बाद नॉर्मली काफ़ी लोगों को आना स्टार्ट हो जाता है। वो भी इसलिए है क्योंकि जब आप नियर वर्क करते हो, अगर आज की डेट में मैं नज़दीक देख रहा हूँ तो मेरे जो आईज़ के अंदर के मसल्स हैं, नॉट द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, जो अंदर आँख के अंदर भी कुछ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेंस की शेप चेंज होती है, एंड आप फोकस कर पा रहे हो। अगर लेंस ऐसा है, जब मैं नज़दीक देखता हूँ तो लेंस ऐसा हो जाता है ना, वो फोकस कर लेता है रेटिना को। बेसिकली द होल थिंग इन द आईज फोकसिंग ऑन द रेटिना, सब कुछ रेटिना पे अगर फोकस होता रहेगा आपकी विजन ठीक रहेगी। अब विद एज क्या होता है कि एक तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, एंड सेकंड आपका लेंस भी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ डिजेनरेट हो जाता है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, तो वो अपनी शेप नहीं चेंज कर पाता ऐसे करके। अब वो शेप नहीं चेंज कर पाता तो आपको नज़दीक का फोकस करने में प्रॉब्लम आती है, तो वो फिर हमें चश्मा देना पड़ता है उतने पावर का जितना पावर लेंस अपना लूज़ कर चुका है विद एज। तो वो आप जब चश्मा लगाते हो तो फिर आप नज़दीक का पढ़ पाते हो। तो दैट इज़ वन रीज़न लोगों को जो चश्मा आता है। सेकंड इज़ द कैटरेक्ट, एंड थर्ड इज़ द रेटिना में अगर मैकुलर डिजेनरेशन हो जाती है, उस चीज़ को तो हम नहीं रोक सकते हैं। मतलब वो ये नहीं है कि वो सबको होनी है। द थिंग इज़ कि दैट इज़ बेसिकली ऑक्सीडेटिव डैमेज जो आँख में हो रहा है ना। अब जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेजेस होते रहते हैं, है ना। इट इज़ लिटिल साइंटिफिक, है ना। बट जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस क्यों हो रहे हैं, अब एज क्यों हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है, बट बॉडी में एंटी ऑक्सीडेटिव पाथवेज भी रन करते रहते हैं विच कीप्स दीज सेल्स रीजनरेटिंग अगेन एंड अगेन। बट एक पर्टिकुलर एज के बाद जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है वो बढ़ जाता है। तो आपके जो रेटिना के सेल्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। सबके नहीं होते हैं। अब इसमें भी किसके होते हैं किसके नहीं होते हैं ये नोबडी नोज दैट, है ना। देयर आर मैनी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, कि कुछ लोगों में ही होते हैं बाकियों में नहीं हो रहे हैं। तो बट प्रॉब्लम ये है कि जो पर्दे के सेल्स हैं ना वो वापस से रीजनरेट नहीं करते। अगर सपोज आपको कैटरेक्ट है, हम उसको निकाल देंगे, नया लेंस डाल देंगे, आपकी विजन रिस्टोर हो जाएगी। बट पर्दे के केस में ऐसा नहीं है। पर्दे के केस में अगर आपके सेल्स डिजेनरेट हो गए हैं, दे कैनॉट बी रिवाइव्ड बैक, क्योंकि वो बेसिकली न्यूरल टिश्यू है। जो आपका रेटिना है दैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। तो वो वाले जो सेल्स हैं वो जो डेड हो जाते हैं उनको रिवाइव नहीं कर सकते, उनको बस बचाया जा सकता है। सपोज अगर आपको एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन की वजह से आपकी विजन 10% कम हो गई है और वो परमानेंटली वो सेल्स वहाँ पे डैमेज हो गए हैं, तो वो 10% कम ही रहेगी विजन। उसको हम वापस से 6/6 नहीं कर सकते हैं। द ओनली थिंग वी कैन डू इज़ बाय एग्रेसिव थेरेपी या एग्रेसिव मॉनिटरिंग, उसको उससे ज़्यादा कम ना होने दें। जैसे ही वो हमें लगे कि ये डैमेज स्टार्ट हो गया है, पर्दे में सेल्स डैमेज हो रहे हैं, खून की अब नॉर्मल वेसल्स बन रही हैं जो पर्दे को डैमेज कर रही हैं, हम इमीडिएटली उसमें इंटरवीन करें। कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, इंट्राविट्रल इंजेक्शंस हैं, आँख में जो इंजेक्शंस लगते हैं वो देते हैं ताकि पेशेंट की विजन को हम प्रिजर्व कर सकें। जिन्हें कैटरैक्ट के अलावा ग्लोकोमा है वो होता है, तो क्या वो ठीक हो सकता है? इफ़ यस तो कैसे? देखो, ग्लोकोमा भी जो है ना दैट इज़ अ साइलेंट किलर ऑफ विजन। ये भी वैसा ही है। ग्लोकोमा के अंदर भी लोगों को पता ही नहीं लगता कि उनको ग्लोकोमा है, क्योंकि सिम्टम्स क्या होता है ग्लोकोमा के? ग्लोकोमा में सिम्टम एसिम्प्टोमेटिक है। द विजन लॉस इज एसिम्प्टोमेटिक टू बिगिन विद। इसका क्या मतलब है कि हमारा जैसे जो फील्ड ऑफ विजन है ना दैट इज़ रफली 120 डिग्रीज 130 डिग्री। जैसे मैं आपको सीधा देख रहा हूँ, मुझे इधर भी दिख रहा है, मुझे इधर भी दिख रहा है ना। आपको इधर भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है, आपको पता लग जाएगा साइड से कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है ना। बट ग्लूकोमा के पेशेंट्स में ये फील्ड ऑफ विजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, बट उनको सेंटर का सब दिखता रहता है। तो दे डोंट रियलाइज कि उनकी विजन कम हो रही है, क्योंकि विजन तो ठीक है, 6/6 है विजन, तो सेंटर में तो आपको सब दिख रहा है। ही विल बी एबल टू सी यू, ही विल बी एबल टू सी एवरीथिंग। बट उनका जो पेरिफेरल फील्ड ऑफ विजन है वो दैट स्टार्ट्स टू कंस्ट्रिक्ट।
फिर धीरे 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 उनकी विजन भी ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है। जब वो जो नर्व फाइबर लेयर है, जो नर्व्स हैं रेटिना के ऊपर, ऑप्टिक नर्व के ऊपर, वो जब वो परमानेंटली इफेक्ट हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे विजन ड्रॉप होता है एंड इवेंचुअली धीरे 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 करके उनकी ऐसे कंसेंट्रिक विजन रह जाती है एक। ठीक है, तो वो ग्लूकोमा में ये प्रॉब्लम होती है। और तो ये शुरुआत कब से होती है टू आस्क? तो ग्लूकोमा भी बहुत तरह का है। इट कैन बी अ जुवेनाइल ग्लूकोमा, जो यंग एज में भी हो सकता है बचपन में। हाँ, बट जो प्राइमरीली हम ग्लूकोमा देखते हैं दैट इज प्राइमरी ग्लूकोमास विच आर सीन आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, मतलब ओल्ड एज में, आफ्टर 50, 55, 60 समथिंग लाइक, हाँ तब होता है मोस्टली। बट ग्लूकोमा इज वन डिजीज जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स को है तो आप में काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी हो सकती है कि उस पर्टिकुलर एज के बाद आपको भी हो जाए या आपको यंग एज में भी हो जाए। मतलब ग्लूकोमा के जो जीन्स हैं वो काफ़ी एक्सटेंसिवली स्टडीड हैं एंड ग्लूकोमा इज़ वन प्रॉब्लम जो फैमिलीज़ में रन करता है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप इफ़ यू आर अवेयर कि आपके पेरेंट्स को है या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को था, बिकॉज इट माइट स्किप जनरेशंस, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके ग्रैंड पेरेंट को था, आपके फादर को नहीं है, दैट कैन ऑल्सो हैपन। तो यू शुड ऑलवेज गेट योर सेल्फ इवेल्युएटेड, है ना। एक रूटीन एनुअल चेकअप तो ज़रूर होना चाहिए। और ठीक कैसे होता है ये ग्लूकोमा? बेसिकली ग्लूकोमा क्या है कि आपका आँख का प्रेशर बढ़ रहा है ना। नॉर्मली हमारा जो प्रेशर है, जैसे हम ब्लड प्रेशर लेते हैं उसकी एक पर्टिकुलर रेंज है, उसी तरह से आई प्रेशर की भी एक पर्टिकुलर रेंज है विच इज़ 16 to 21 मिलीमीटर्स मर्करी। ठीक है, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ। हमेशा तो होता है बस ये जो बीपी है वो चेक कर लो, बट आई का प्रेशर आई हैव नेवर हर्ड ऑफ। जैसे बीपी का, आपका बीपी की जो रेंज है वो 120/80 इतना 80 इतना होना चाहिए ना, 140 वो हम कहते हैं नॉर्मल रेंज है आपके ब्लड प्रेशर का। उस तरह से आई प्रेशर का जो रेंज है दैट इज जस्ट 12 to 16। ठीक है, ओह सॉरी, दैट इज़ फ्रॉम इट रेंजेस फ्रॉम 16 to 21। ठीक है, तो वो एक नॉर्मल रेंज है कि अगर आपका जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है इस रेंज में, दैट इज़ नॉर्मल। बट अगर वो प्रेशर आपका 21 से ऊपर है, वो आपके ऑप्टिक नर्व को इम्पिंज करने लग जाता है प्रेशर। एक ऑप्टिक नर्व आपकी आँख की नस है बेसिकली ना, जैसे हमने बात करी पर्दा है, लेंस है, कॉर्निया है, वैसे एक आँख के अंदर ऑप्टिक नर्व है जो आपको ब्रेन से कनेक्ट कर रही है। आपके सारे सिग्नल्स जो हैं वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जा रहे हैं। अब वो जो हाई प्रेशर है वो धीरे 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 नर्व पे, बेसिकली आप इसको बहुत लेमन टर्म में समझ लो कि प्रेशर डाल रहे हैं एंड उसकी वजह से नर्व डैमेज हो रही है, उसकी वजह से ग्लूकोमा है। अब थेरेपी क्या है कि हमने इस प्रेशर को कम करना है, वही उसका ट्रीटमेंट है ग्लूकोमा का। तो अगर इफ़ यू आर डायग्नोज्ड विद ग्लूकोमा, आपको हो सकता है आपकी विजन ठीक ही हो, आपको लगे कि अरे यार डॉक्टर मुझे पता नहीं क्यों दवाई दी जा रहा है, मेरा तो विजन तो ठीक है, प्रेशर ही तो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कहीं ना लोगों को लगता है अरे हमारा स्ट्रेस हो गया था इसलिए प्रेशर बढ़ गया। आई प्रेशर इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। उसके मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ लोगों को पता भी नहीं है कि क्यों होते हैं। इवन डॉक्टर्स, इवन साइंटिस्ट, एवरीबडी दे आर नॉट अवेयर कि क्यों प्रेशर बढ़ता है। देयर आर मैनी थ्योरीज, बहुत कुछ है उसमें। बट द होल थिंग इज़ कि ग्लूकोमा को ट्रीट हमने कैसे करना है, हमें ये पता है कि हम जब प्रेशर को कम करेंगे तो वो डैमेज रुक जाता है ना। तो आपको उसमें आई ड्रॉप्स दी जाती हैं प्रेशर कम करने के लिए। अब लोग ऐसी भी मैंने रील्स देखी जिसमें लोग बोलते हैं ये वाली एक्सरसाइज करो, है ना, ग्लूकोमा ठीक हो जाएगा। अरे इससे आई प्रेशर नहीं कम होता है, ये सिर्फ कन्वर्जेंस इनसफिशिएंसी को ठीक करता है ना, ये आपके प्रेशर को कम नहीं करेगा। आई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो ये जो एक चीज़ है ना, इसने लोगों को बहुत मिसलीड कर रखा है कि इससे कैटरेक्ट भी ठीक हो जाएगा। अब मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी लीच थेरेपी। देयर इज अ थिंग विच इज नोन एज लीच थेरेपी, आई नेवर न्यू दैट। लीच थेरेपी, सो दिस इज बेसिकली a Chinese form of traditional form of medicine, Chinese और somewhere from the Central Asia, वहाँ से ओरिजिनेट हुई है ये। एंड आई रेड अबाउट इट, एंड उसमें क्या है कि दे बिलीव कि ऑल द डिजीज इन द बॉडी आर बिकॉज ऑफ द इम्प्योर ब्लड। ठीक है, दिस इज़ वट द थ्योरी इज़ एंड आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज़ करेक्ट। एंड दे फील कि अगर आप उन लीचीज़ को अपनी बॉडी पे लगा दोगे, इट वुड सक द इम्प्योर ब्लड एंड योर डिजीज़ विल गेट करेक्टेड। एंड वो लीच थेरेपी आइज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली, आई वुड नॉट नेम दैट चैनल, उस पर ये वीडियो आई है एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़। एंड उसमें यह कि उसने बोला कि आप लीच थेरेपी यूज़ करो, आपका कैटरेक्ट भी ठीक हो जाएगा, ग्लूकोमा भी ठीक हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव एरर भी ठीक हो जाएगा। अरे जब इन सब की पैथोलॉजी अलग है, इनकी पैथोजेनेसिस ही अलग है। अब ग्लूकोमा आपको प्रेशर बढ़ने की वजह से हो रहा है ना, कन्वर्जेंस इंसफिशिएंसी आपकी मसल वीकनेस की वजह से हो रही है, कैटरेक्ट आपको एज रिलेटेड डीजनरेशन की वजह से हो रहा है। तो एक लीच एक गंदा ब्लड सक करके सब कुछ कैसे ठीक कर सकती है? नॉट पॉसिबल। प्लस आई डोंट नो कि ये स्किन डिजीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है लीच थेरेपी। आई रेड अबाउट इट एंड स्किन डिजीज़ के लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। बट ऑब्वियसली स्किन डॉक्टर्स ऑल्सो वुड नॉट बिलीव इन दीज फॉर्म ऑफ प्रैक्टिसेस, टोटली अनसाइंटिफिक हैं कि वो इम्प्योर ब्लड सक करेंगी एंड योर ब्लड विल गेट प्यूरिफाइड, है ना। बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट, बॉडी नोज ब्लड को कैसे प्यूरिफाई करना है, उसके लिए लीचीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। तो आई थिंक ये सब चीज़ें जो हैं ये मिस इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा।
एंड इसको तो करेक्ट करना चाहिए. एंड जस्ट एडिंग टू दिस कि इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया ना से लोगों को अगर नॉलेज मिल रही है तो उनको ये मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा मिल रही है एंड नेगेटिविटी बहुत जल्दी स्प्रेड करती है, जो मैंने रियलाइज़ किया है. अब मैं अगर किसी को बोलूँगा ना कि इसमें ये आई ड्रॉप्स डालनी है, आपको रोज़ डालनी है, प्रेशर ठीक होगा, दे वुड नॉट बिलीव. उनको लगेगा ठीक है यार, ड्रॉप कौन डालेगा हर बार लेके ये सब. बट बोलो ये लीच थेरेपी करा लो एक बार को, उनको ये वाली जो वीडियो है ना, ये वाली वीडियो बहुत जल्दी वायरल होगी, मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़. हाँ कि हाँ कुछ अलग है, और ये नेगेटिविटी या फॉर मी दैट इज़ नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट, बट अ वेरी absurd or a weird thought, but that would actually go viral very fast. and इसी वजह से लोग फंसते हैं इन चीज़ों में. प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम इस चीज़, अब वो लीच थेरेपी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज़ फाइन, दे वांट टू डू इट, दे कैन डू इट. बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब लोग इनके पास चले जाते हैं, वो अपने 6-6 महीने साल यहाँ पे वेस्ट कर देते हैं. और जो वो डिजीज़ जो आँख में प्रोग्रेस होना है वो तो हो रहा है. एंड वो एक ऐसे स्टेज पे चला जाता है जब वो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाता है. देयर इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़. उस टाइम पे वो पेशेंट जब हमारे पास आता है एंड देन हाँ अब ठीक करो, अरे डॉक्टर तो ठीक ही नहीं कर पाया, ये डॉक्टर हाँ मतलब इसको तो नॉलेज ही नहीं. अरे भाई तुमने लेट करना, कितना लेट कर दिया. इसी तरह से मेरे एक और इसी तरह की थेरेपी है, मैग्नेटिक फील्ड थेरेपी. वो कहीं उत्तराखंड या ऋषिकेश वाले एरिया में होती है. वो भी मेरे पास एक पेशेंट आया एंड ही हैड ट्रॉमा इन द आई. उसको आँख में चोट लगी अराउंड 2 साल पहले. उसकी धीरे धीरे विजन कम हो रही थी. उसने किसी आई डॉक्टर को नहीं दिखाया. वो हरिद्वार कहीं पे ना, वो मैंने उसको पूछा कि आपको जब 2 साल पहले चोट लगी थी तो आप आज क्यों आए हो दिखाने, जब उसकी आई पूरी वाइट हो गई, पीछे रेटिनल डिटैचमेंट हो गया. कहता सर मैं तो ट्रीटमेंट ले रहा था अपना, 2 साल से ले रहा हूँ. तो मैंने बोला कहाँ ट्रीटमेंट ले रहे थे? कहता सर मैं ना मैग्नेटिक फील्ड थेरेपी ले रहा था आई के लिए. उसमें उन्होंने बोला था कि आपकी विजन हो जाएगी. मैंने कहा तो हो गई ठीक? कहता नहीं सर नहीं. मैंने कहा तो फिर तुम्हें क्या लगा कि 2 साल में तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? नहीं सर बट मुझे ना ऐसा लगा है कि एटलीस्ट जितनी थी उतनी मेंटेन्ड है. मतलब द विजन विच ही केम टू मी वॉज, उससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता. मेंटेन्ड क्या है मतलब सॉरी है ना, आप समझ रहे हो, उसके नीचे तो विजन जा ही नहीं सकती ना किसी की. तो मेंटेन क्या हुआ? वो तो नेचर ने वैसे ही मेंटेन कर रखी है आपकी, वो एक पर्टिकुलर बेस लाइन जो लोएस्ट विजन है वो मेंटेन कर रखी है. बट देन द बिलीफ सिस्टम ऑफ दीज पीपल एंड जो आसपास का जो लेमैन आपस में डिस्कस करते हैं, या ब्रो साइंस जिसको हम बोल रहे हैं, नॉट द मेडिकल साइंस, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जब हमारे पास पहुँचती है ना एंड स्टेज में, देयर इज़ व्हाट द प्रॉब्लम लाइज. कि ये अनरेगुलेटेड जो प्रैक्टिसेस हैं, इनको कोई, जैसे हमारा वी हैव अ लाइसेंस है ना, हम गलत करेंगे लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा. इन लोगों के पास तो लाइसेंस भी नहीं है ना, क्या कैंसिल होगा? कुछ अनरेगुलेटेड है, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ नहीं है. अब आपने इस कमरे में मैग्नेटिक थेरेपी शुरू कर दी, 10 लोगों को बुलाया, दिया, हाँ जी हो गया ठीक है अब चले जाओ. कहाँ कोई प्रूफ है? कुछ नहीं है. नथिंग लाइक दैट. सच अ पावरफुल लेसन. हम लोग डॉक्टर पास जब भी जाते हैं, एनी डॉक्टर, एक नर्स बाहर बैठी होती है कि बीपी चेक कराइए, और लिखा जाता है बिफोर एनी consultation with a doctor. I believe any working professional or any person should also go for an eye pressure checkup. कि उसका कितना चेकअप, मतलब कितना प्रेशर है. डू यू फील दैट हेल्प करेगा टू नो कि क्या चल रहा है? आई वुड जस्ट से कि नॉट एवरीबडी, नॉट इट इज़ नॉट, हाँ मतलब कि एनुअल आई एग्जामिनेशन होना चाहिए. दैट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग. उसमें कुछ ये नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा हाई फाई आपके साथ किया जाएगा. आपका एक विजन लिया जाएगा. एक आई प्रेशर भी कोई इन्वेजिव टेस्ट नहीं है. वो पफ ऑफ एयर आपकी आई पे डाली जाती है, उससे प्रेशर मेजर हो जाता है. वेरी 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 मिनिमली इन्वेजिव टेस्ट, नॉट इवन मिनिमली इन्वेजिव, इट इज़ अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट. सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आपका आई प्रेशर आपको पता लग जाएगा, आपका विजन चेक हो जाएगा. आप एक बार डायलेटिंग ड्रॉप्स डलवा लोगे, आपका रेटिना भी अच्छे से चेक हो जाएगा. तो एनुअल चेकअप तो आई थिंक पूरी बॉडी का जब करवा रहे हो तो आईज का भी होना चाहिए. हाँ आमतौर पर होता है कि एवरी डिसम्बर कोई ना कोई लैबोरेटरी बोलेगा कि सर हमारा पैकेज है फॉर अ ब्लड चेकअप. देखो ये पैकेज वाला भी ना बड़ा सीन है इसमें भी. बताओ क्या सीन है, क्या स्कैम है इसमें? स्कैम नहीं कह सकते, बट दिस इज हाउ द मार्केट रन्स है ना. नो ऑब्वियसली दे आर माई कलीग्स, आई वुड नॉट से एनीथिंग बैड अबाउट देम, बट द थिंग इज कि अब जैसे पैकेजेस बने हुए हैं है ना, कि मिनी हेल्थ पैकेज, वेलनेस पैकेज, ओल्ड एज पैकेज, फुल बॉडी, फीमेल पैकेज, हार्मोनल पैकेज, ये वो. बट जब भी जो हमें सिखाया जाता है कि जब आप किसी पेशेंट को देखते हो तो आप हमेशा एक टेलर्ड अप्रोच के साथ ब्लड टेस्ट लिखते हो. अब मेरे पास कोई पेशेंट अगर यूवीआइटिस का या किसी भी प्रॉब्लम का आ रहा है आँख के लिए, ये थोड़ी ना मैं उसको बोलूँगा ये सारे पैकेज के टेस्ट करवाए हो.
जो मुझे लगता है कि उसको कॉज हो सकता है उस चीज़ का, अगर मुझे लग रहा है कि डायबिटीज़ की वजह से आँख में प्रॉब्लम है तो मैं सिर्फ डायबिटीज़ रिलेटेड टेस्ट करवाऊंगा ना, मैं उसके CBC और ये सब टेस्ट क्यों करवाऊंगा? दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, है ना। अब हम पेशेंट्स को कई बार लिखते हैं 1-2 टेस्ट लिखते हैं, वो पूरे के पूरे मतलब 20-20 पेज के टेस्ट ले आते हैं हमारे पास, और उसमें बाई चांस कुछ ना कुछ एक आधा टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल आ जाता है कोई और, जिसका क्लिनिकल रेलिवेंस नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर, उसका क्लिनिकल रेलिवेंस नहीं है उस टेस्ट का, बिकॉज ये सारे टेस्ट एक पर्टिकुलर रेंज के होते हैं। अब किसी की बॉडी में हो सकता है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट दैट वुड नॉट इफेक्ट दैट पर्सन फॉर श्योर, है ना। एंड बट अब टेंशन डल गई है कि डॉक्टर साहब आपने तो हमसे ये टेस्ट करवाया था, मैंने कहा तो जो करवाया था वो करवा के लाना था ना, आप बाकी नहीं, उन्होंने लैब वालों ने बोला कि ये पूरा पैकेज है, ये पूरा ले लो 1000 रुपये में। होता ही ऐसा है ना कि जो आपने बताया सपोज A, B and C, उसका जो वैल्यू है हाँ वो ज़्यादा होता है या फिर वो इक्वल होता है कंपेयर या फिर वो उसमें इंक्लूड होगा, हाँ, वो इंक्लूड हो जाएगा, तो ये सब करा लो मतलब वो नहीं ज़रूरत है ना, मतलब व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू ऑल दोज थिंग्स। जब आपको वो प्रॉब्लम, एक बेसिक्स आपको कुछ भी चेक करना है, पहले डॉक्टर के पास जाओ, लेट हिम डिसाइड कि आपको कौन से टेस्ट की ज़रूरत है, वो करवाओ एंड शांति रखो दिमाग में ना। मतलब कि अगर आप हर तरह के टेस्ट करवा लोगे, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आ जाएगा, फिर सिर पकड़ के बैठ जाओगे कि अब ये क्या हो गया, है ना। एंड दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आई डोंट गेट दैट पॉइंट, आई नेवर डू दैट फॉर माई पेरेंट्स ऑल्सो। जो लिमिटेड आपको लग रहा है कि हाँ ये होना चाहिए, वो करवाना चाहिए। जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उसकी बहुत बड़ी मार्केट है, कितना हेल्दी है हमारी आंखों के लिए, कितना नहीं है? देखो ये भी अपना इसमें भी आई थिंक 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ आई सर्जन्स वुड बिलीव कि कॉन्टैक्ट लेंसेज ज़्यादा नहीं यूज़ करने चाहिए, बट पर्सनली आई फील कि हाँ, अगर किसी को चश्मा नहीं लगाना है दे कैन यूज़ कॉन्टैक्ट लेंसेज, प्रोवाइडेड कि दे गेट इट डन फ्रॉम अ पर्टिकुलर आई डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन कॉन्टैक्ट लेंसेज। क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज की एक पर्टिकुलर फिटिंग होती है, वो आपकी प्रॉपर मेजरमेंट्स करके वो फिटिंग के हिसाब से आपको किस तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज सूट करते हैं वो दिए जाते हैं। अगर आप ओवर द काउंटर कॉन्टैक्ट लेंसेज लेते हो, दोज कैन बी हार्मफुल, क्योंकि वो इल फिटिंग हो सकते हैं, है ना। दे माइट कॉज सम इरिटेशन, माइट कॉज सम एलर्जी, बट ओवरऑल आई फील राइट नाउ जो कॉन्टैक्ट लेंसेज मार्केट में हैं दे आर गुड, अच्छे हैं। एंड इफ समबडी डज नॉट वांट टू यूज़ ग्लासेस, समबडी डज नॉट वांट टू गेट सर्जरी फॉर रिफ्रैक्टिव एरर, एंड बट दे आर कंफर्टेबल विद कॉन्टैक्ट लेंसेज, बिकॉज द होल आइडिया इज़ कि आपको हाइजीन अच्छा रखना है ना। कॉन्टैक्ट लेंस लगा के आप सो नहीं सकते, आपको लगाना है रोज़ सुबह, रोज़ शाम में उतारना है। इफ़ यू आर डेडिकेटेड कि हाँ आप रोज़ वो चीज़ कर सकते हो, दैट इज़ लाइक अ टास्क, आप वो रोज़ कर सकते हो, प्लस आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, जिस सोल्यूशन में आप वो कॉन्टैक्ट लेंस रख रहे हो वो आप चेंज कर रहे हो टाइमली, उसको वो आपका चेंज हो रहा है, वो क्लीन है, आई थिंक यू कैन यूज़ कॉन्टैक्ट लेंसेज। उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मतलब पीपल हैव वेरी गुड कॉन्टैक्ट लेंस लैब्स एंड अच्छा है। मतलब आई डोंट फील कि ऐसा है, आई वुड नॉट से कि आप, देयर इज़ नो कंपैरिजन ना, कि आप बोलो कि चश्मा अच्छा है, कि कॉन्टैक्ट लेंस अच्छा है, कि सर्जरी करवाना अच्छा है। वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपके लिए क्या अच्छा है। अब मैं बोलूँ मेरे को पजामा पहनना अच्छा लगता है कि जीन पहनना, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, है ना। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि दीज आर द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर। ग्लासेस ने भी वही काम करना है, कॉन्टैक्ट लेंस ने भी वही काम करना है, एक सर्जरी ने भी वही काम करना है। चॉइस इज़ योर्स कि आप क्या करना चाहते हो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ, आपका कैसा लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से यू मस्ट चूज़ दैट। आपने सर्जरी की बात करी, जो लेसिक सर्जरी है वो आजकल लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्या वो सेफ़ है या उससे बेहतर कुछ आ चुका है मार्केट में? नहीं, सी आई एम नॉट अ रिफ्रैक्टिव सर्जन, सो बेटर कौन सा है नहीं बेटर है वो थोड़ा सा आई थिंक आई वुड नॉट बी एबल टू टेल यू, बट वट आई नो इज़ कि जो रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ हैं, चाहे वो लेसिक है, चाहे वो स्माइल है, चाहे वो सिल्क है, सो दीज आर ऑल एडवांसमेंट्स। अभी रिसेंटली जो द मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक है दैट इज़ सिल्क सर्जरीज़, दीज आर लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरीज़ जो हैं। तो जो भी ये सर्जरीज़ हैं, ये सारी की सारी जो हैं, द रिफ्रैक्टिव सर्जरीज आर द मोस्ट प्रिडिक्टेबल एंड सेफेस्ट सर्जरीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सर्जरी करते हो, अगर मैं कोई भी सर्जरी कर रहा हूँ आई की, या फिर इनफैक्ट कोई भी सर्जन बॉडी की कोई भी सर्जरी कर रहा है, देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ ह्यूमन एरर, है ना। थिंग्स माइट गो रॉन्ग, है ना, दैट इज़ ऑलवेज देयर एंड वी टेल ऑल आर पेशेंट्स कि देखो वो तो दैट इज़ ऑलवेज देयर, दैट इज़ विद एवरीबडी एंड विद एनीबडी। मतलब कि कोई भी पेशेंट आपकी जगह किसी और की सर्जरी कर रहे हो या आप किसी और से करवा रहे हो, वो रिस्क इज़ ऑलवेज देयर, है ना। बट जो लेसिक सर्जरीज है ना, दीज आर मोर मेनली मशीन बेस्ड सर्जरीज, है ना। ये सब इसमें रोबोटिक बोल लो, मशीन बेस्ड बोलो, तो इनमें जो प्रिसीजन है ना, इनमें जो प्रिडिक्टिबिलिटी है रिजल्ट्स की, वो बहुत ज़्यादा हाई है।
मतलब ना, नॉट ऑल सर्जरीज इन द बॉडी आर दैट प्रिडिक्टेबल। मतलब ये जो सर्जरी है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। आपके नोन टूज में भी बहुत लोगों ने करवाया होगा, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं रह रही होगी आज की डेट में भी, है ना, बिकॉज दिस इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल, वेरी सेफ सर्जरी। कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, ड्राइनेस वगैरह बनता है, बट दैट इज़ वेरी टेम्परेरी, 3 months 6 months एंड देन इट गेट्स फाइन। जो आई ड्रॉप्स है आजकल बहुत सारी मिल जाती हैं ओवर द काउंटर, तो कौन सी सेफ हैं और क्या चीज़ देखनी चाहिए बिफोर बाइंग एनी ऑफ द? वाई डू यू वॉन्ट टू गो एंड बाय एन ओवर द काउंटर ड्रग? मतलब सेफ इन सेंस, आप किस सेंस में कह रहे हो कि आप जाके क्यों ड्रॉप लेना चाहोगे? जैसे लोग कहते हैं ना कि हाँ, आपका क्या परसेप्शन है कि आपने एक ड्रॉप क्यों खरीदनी है जाके? फॉर एग्जाम्पल अगर हेडेक होता है, हाँ, राइट, गो फॉर सैरिडॉन, जो कि सही नहीं है फ्रॉम वन लेंस, या फिर अगर आपको बुखार हो रहा है तो कॉमीफ्लैम ले लिया, तो दैट इज़ वेरी इजी। ऐसे अगर सपोज आपकी आंखों में ड्राइनेस हो रही है या फिर बहुत स्क्रीन टाइम हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये ले लो, थोड़ा मॉइस्ट हो जाएगी आंखें। हाँ, तो उसके लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो जाना चाहिए? आई थिंक जाना चाहिए। द रीज़न इज़ कि ड्राई आइज़ के मल्टीपल कॉजेज़ हैं, है ना। ड्राई आइज़ का सिर्फ एक कॉज नहीं है, देयर कैन बी मल्टीपल कॉजेज़। हार्मोनल कॉजेज़ हैं, इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ हैं, इडियोपैथिक कॉजेज़ हैं, मतलब इतने सारे हैं कि मेरे को भी आज की डेट में याद नहीं होंगे सारे के सारे, है ना। सो देयर आर मल्टीपल कॉजेज़ एंड ड्राई आई इवेल्युएशन होती है प्रॉपर। उसमें देखा जाता है कि आपका टीयर ब्रेकअप टाइम कितना है, आपका कॉज क्या है। जो हमारी टीयर फिल्म है उसमें 3 लेयर्स हैं, एक म्यूसिन है, लिपिड ड्राई है। आई को थोड़ा सा बता सको कि ड्राई आई के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और ड्राई आई का क्या क्या ट्रीटमेंट है? देखो, सिम्टम्स बेसिकली यही हैं कि द पेशेंट वुड फील दिस फॉरेन बॉडी सेंसेशन, है ना। आइज़ के अंदर पेशेंट्स को रेडनेस भी हो जाती है ड्राई आइज़ की वजह से, इरिटेबिलिटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, सूखापन बनता है आंखों के अंदर, नॉट वेरी कंफर्टेबल, है ना, डे टू डे लाइफ के अंदर। दैट इज़ हाउ यूजुअली दिस पेशेंट्स ऑफ ड्राई आई प्रेजेंट, है ना। बट ड्राई आई के कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, एंड हर एक कॉज को ट्रीट करने के लिए अलग तरह की आई ड्रॉप है। अब जो हमारी बेसिकली ड्राई आई क्यों हो रहा है कि हमारे कॉर्निया के ऊपर एक टीयर फिल्म है ना, टीयर फिल्म है हमारी कॉर्निया पे, जो कॉर्निया को लुब्रिकेट करके रखती है। अब अगर उस टीयर फिल्म में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ रही है, उसकी वजह से आपको ड्राई आई फेस हो सकता है ना। वो इवेपोरेटिव कॉज हो सकता है, जैसे मैं बता रहा था कि बहुत देर तक अगर आप स्क्रीन पे काम करोगे तो आपका ब्लिंकिंग रेट कम हो जाएगा, तो टीयर फिल्म इवेपोरेट हो जाएगी। दैट इज़ वन कॉज ऑफ ड्राई आई, दैट इज़ जस्ट वन कॉज, दैट इज़ द इवेपोरेटिव कॉज। देयर कैन बी इन्फ्लामेटरी कॉजेज, देयर कैन बी न्यूरोलॉजिकल कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। अब उस टीयर फिल्म में भी मल्टीपल लेयर्स होती हैं, लिपिड लेयर है, म्यूसिन लेयर है, एक्वस लेयर है। अब कौन सी लेयर आपकी डेफिशिएंट है, कौन सी लेयर आपको ड्राई आई करा रही है, उसके बेसिस पे आई ड्रॉप्स दी जाती हैं। हाँ, देयर आर दीज, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज आई ड्रॉप्स आर सेफर आई ड्रॉप्स। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई बहुत साइड इफेक्ट, सीवियर साइड इफेक्ट हो सकता है। द ओनली थिंग इज़ कि इनमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो दैट माइट कॉज यू सम प्रॉब्लम ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ यूजेज, है ना। बट हाँ, ये जो ड्राई आई स्पेशलिस्ट हैं, जो कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं, वो लोग पहले ड्राई आई टेस्ट करते हैं, वो देखते हैं कि आपकी कौन सी लेयर में प्रॉब्लम आ रही है, उसके हिसाब से आपको आई ड्रॉप दी जाती है। वंस इन अ वाइल यू कैन गो बाय समथिंग, बट आई थिंक इफ़ यू हैव अ क्रॉनिक ड्राई आई एंड आपको बहुत टाइम से उस तरह से कोई प्रॉब्लम है, तो यू शुड ऑलवेज विजिट अ कॉर्निया स्पेशलिस्ट एंड अपना ड्राई आई चेकअप होना चाहिए। हमने ऑब्जर्व किया है कि जो एक हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं वो क्या क्या मिसिंग है लोगों की तरफ से, विच दे कैन डू। देखो, हेल्दी प्रैक्टिसेस ना आई के लिए एज सच मतलब कुछ होता ही नहीं है। मतलब आपकी आइज़ अपना ख्याल खुद रख रही हैं सब कुछ ना। द ओनली थिंग वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इज़ कि स्क्रीन टाइम कम करना है ना। दैट इज़ फॉर किड्स, फॉर यू ऑल्सो, एवरीबडी, मीन फॉर द एडल्ट्स। अदरवाइज देयर आर नो अदर, कोई और ऐसे हेल्दी प्रैक्टिसेस नहीं है। आपको अपनी बॉडी की अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आइज़ भी ठीक ही रहेंगी। अगर आपको डायबिटीज़ है, आइज़ इफेक्ट हो सकती है, हाइपरटेंशन है, आइज़ इफेक्ट हो सकती हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, आइज़ इफेक्ट हो सकती हैं, आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आइज़ इफेक्ट हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये करोगे कि आप रात को घास, मतलब सुबह उठ के घास पे चलोगे तो आइज़ हेल्दी हो जाएंगी। सुना है हम लोगों ने, है ना। आप गाजर बहुत खाओगे तो आइज़ हेल्दी हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बादाम खाने से आंखें होती हैं तेज, ऐसा सी, ऑल दीज थिंग्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना। एंड एंटीऑक्सीडेंट से बेसिकली जो हमने इनिशियली बात करी कि बॉडी में ऑक्सीडेटिव एंड एंटीऑक्सीडेटिव डैमेज बॉडी के हर ऑर्गन में हो रहा है। तो अगर आप इस तरह से कुछ एंटीऑक्सीडेटिव न्यूट्रिशियस फूड लोगे, खाना खाओगे, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी आइज़ भी अच्छी रहेंगी। बट अगर आपको आई में कोई डिजीज़ हो गया है, आँख में आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, आपको कैटरेक्ट हो गया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको कैटरेक्ट हो गया, अब आप गाजर बहुत सारी खाओगे तो आपका कैटरेक्ट रिवर्स हो जाएगा या आपकी विजन बढ़ जाएगी। वो नहीं होगा, वो सर्जिकली ही ट्रीट होगा। अब है ना, आई में जो डिजीज़ आ गया है उसको ट्रीट करना पड़ेगा, वो आपकी डाइट से अब ठीक नहीं होने वाला है। इट्स वेरी फनी,
बचपन में आई यूज़ टू फील कि प्याज खाने से मुझे बहुत दूर की चीज़ें दिखती हैं. सो आई एम फ्रॉम देहरादून एंड देहरादून से हमारे घर से जो मसूरी के पहाड़ हैं वो दिखते हैं. तो आई यूज़ टू फील कि वो जो मसूरी है वो सहारनपुर है. आई डोंट नो हाउ इट कनेक्ट्स कि आई कैन सी सहारनपुर के लोग एंड सी द आयरनी. कुछ सालों के बाद या कुछ दशकों के बाद आई गॉट मैरिड टू अ गर्ल फ्रॉम सहारनपुर. तो मैं पेरेंट्स वाले देखा यू कुड सी हर बचपन से ही. मैंने कहा यार दिस इज एब्सोल्युटली लाइक वेग. बट देन ऐसा भी होता है कि लाइक जो प्याज खाने से कुछ होता है फर्क. बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्याज खाने से कुछ होता है. I have no idea about all this. यहाँ तक कि आई थिंक जो आपको मैं पहले भी बता रहा था कि लोग बोल रहे हैं कि वो गुरुजी की आई ड्रॉप्स डालने वो से तो बहुत आइकॉनिक है. जरा बताएंगे आपकी बाबा की हमने ये बूटी खाई और कृपा हो गई और क्या क्या हुआ. ये तो कल की बात है, बिल्कुल फ्रेश इन माय माइंड. बताइए. सो अ यंग गर्ल कम्स इनटू माय ओपीडी विद हर मदर, है ना. एंड उसको जो मेरे को न्यूरोलॉजिस्ट ने रेफ़र किया उस पेशेंट को मेरे पास. एंड शी जो सस्पेक्टेड उसको प्रॉब्लम है दैट इज़ जाइंट सेल आर्थराइटिस, वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट आई प्रॉब्लम जो किसी को हो सकती है. मतलब कि आपकी विजन सीधा नॉक ऑफ हो सकती है उस प्रॉब्लम की वजह से. तो उन्होंने मेरे को अर्जेंट भेजा कि आप एक बार इसको इवेल्युएट करो, हमें लग रहा है कि इसको जाइंट सेल आर्थराइटिस है. तो मैंने पेशेंट से बात करी कि हाँ बताओ आपको क्या प्रॉब्लम. उन्होंने जो जो सिम्टम्स बताए बॉडी में वो उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे. तो उसने मेरे को ये भी बताया कि मेरे को आज से 3 महीने पहले सडनली ट्रांजिएंट विजन लॉस हुआ. ट्रांजिएंट विजन लॉस का मतलब है कि उसको एकदम से लगा कि उसकी विजन चले गई, जैसे एक ब्लैक कर्टन सा सामने आया आँख के आगे. एंड 15-20 मिनट के बाद विजन ठीक हो गई. सो इस तरह से उसको 2-3 बार एपिसोड हो चुके हैं ट्रांजिएंट विजन लॉस के. अब दिस इज़ अ नोन फैक्ट कि जो ट्रांजिएंट विजन लॉस है वो साइंस को पता है कि वो उसको इसीलिए ट्रांजिएंट बोलते हैं कि वो आता है फिर धीरे से फिर वापस से चला जाता है. वो क्यों होता है कि आपकी सडनली जैसे ब्लड सप्लाई ऑप्टिक नर्व को कम होती है बट फिर वो अपने आप से रिस्टोर हो जाती है, तो आपकी विजन फिर से रीगेन हो जाती है. तो मैंने बोला अच्छा, तो जब ट्रांजिएंट विजन लॉस हुआ था तो क्या किया. तो लड़की इससे पहले कुछ बोलती तो उसकी मदर ने मेरे को ये बोला कि देखो हमारे ना गुरुजी का चरणामृत पड़ा रहता है मंदिर में, तो मैंने वो उठा के इसकी आंखों में डाल दिया, है ना. एंड इसकी विजन 15-20 मिनट के बाद वापस आ गई. एंड आई वॉज टोटली शॉक्ड. और मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि आपको सच में लग रहा है कि इस वजह से हुआ. कहती सर हमारा तो पूरा विश्वास है ये तो उसी की वजह से इसकी विजन वापस आई है. तो मैंने कहा फिर अब आज की डेट में अब ओपीडी में करने के आए हो. मतलब आई डिड नॉट वांट हर टू हर्ट हर रिलीजियस सेंटिमेंट्स या वो चीज़ नहीं है. बट समझने वाली बात यह है कि उस लड़की को बहुत ही डेंजरस बीमारी है, विजन थ्रेटनिंग बीमारी है. कि वो अगर उसको एक्चुअली में उसके अभी तो ट्रांजिएंट हो रहा है, थोड़ा सा नर्व सप्लाई इफेक्ट होती है, ब्लड सप्लाई इफेक्ट हो रही है, बट रीगेन हो रही है, विजन रीगेन हो रही है. बट कई बार ये एपिसोड परमानेंट हो जाता है कि वो ऑप्टिक नर्व हिट हुई, उसके बाद वो वापस रिकवर ही नहीं कर पाई, बॉडी उसको रिकवर नहीं कर पाई. अब अगर इस तरह से आप बिना इवैल्यूएशन करवाए डॉक्टर को दिखाए आपको लग रहा है कि चरणामृत डालने से आपकी विजन गेन होती जाएगी, शी माइट गेट ब्लाइंड, है ना. तो मैंने उनको 10 मिनट लगा के बहुत अच्छे से समझाया कि देखो आपका जो बिलीफ सिस्टम है दैट इज़ वन थिंग, बट आप इसको प्लीज़ मेडिकल साइंस की थेरेपीज़ के साथ या बच्चे की बीमारी के साथ आप प्लीज़ उसको कॉम्प्रोमाइज़ मत करवाओ कि हाँ भी गुरुजी के चरणामृत से ही इसकी विजन आई है. आप कल यही बात 10 और लोगों को बताओगे, है ना. आप अपने नेबर्स को बताओगे कि इसकी विजन जा रही थी, वो भी यही सब करेंगे. उनकी आंख में हो सकता है कि ये प्रॉब्लम ही नहीं है, उनकी आंख में कोई और प्रॉब्लम है. लोगों के लिए देखो आंख में कोई भी प्रॉब्लम होगी वो कैसे प्रेजेंट करेगी, विजन लॉस की तरह तो प्रेजेंट करेगी. चाहे आपको कैटरेक्ट है, चाहे रेटिनल डिटैचमेंट है, चाहे विट्रस हेमरेज है, चाहे कॉर्नियल अल्सर है, कुछ भी है, आपकी विजन ही तो कम होनी है. बट लोगों को नहीं पता ना कि वो विजन लॉस के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं. उनको लग रहा है कि ये भाई अगर चरणामृत डालने से इसकी विजन वापस आ गई तो जो कैटरेक्ट वाला मरीज है वो भी डालेगा, शायद उसकी भी वापस आ जाएगी. बट वैसे नहीं है. के लिए जो चटनी है वो खा सकते हैं आप समोसे के साथ, तो उससे कृपा हो जाएगी. अभी तो मेरे को लग रहा है कि अभी तो धीरे धीरे और पता लगता रहेगा जैसे जैसे पेशेंट्स आते रहते हैं उनसे, क्योंकि व्हेन वी टॉक टू द पेशेंट्स ना तब पता लगता है कि लोग क्या कर रहे थे इतने टाइम तक और वो क्या सोचते हैं. मतलब ना यू ऑलवेज नीड टू नो देयर माइंड कि उनके दिमाग में है क्या एक्चुअली. लगता है कि कुछ लोगों के पास वो शफा हो सकती है, कुछ लोगों के पास वो पावर हो सकती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन इतनी मैसिव नहीं हो सकता है कि आप आंखों में डाल के ये कर दो वो कर दो. अभी एक रिसेंटली एक और वीडियो है जिसमें उसमें क्या है वो दैट इज रिलेटेड टू योर डेंटल प्रॉब्लम के लिए कि किसी को अगर दर्द है दांतों में तो व्हाट ही डज इज कि उसने बहुत सारे ना नेल्स रखे हुए हैं, नेल एंड अ हैमर. अच्छा. देयर इज अ पर्सन एंड यू विल गो टू हिम, ही विल आस्क यू कितने सालों के लिए आराम चाहिए. यू से कि मेरे को 15 सालों के लिए आराम चाहिए. ही विल राइट, अरे वो पर्ची पे 15 लिखेगा पहले, फिर उसके बाद कुछ वुड है
उस वुड में वो कील को ठोक देगा, कहेगा 15 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या सर्जरी है। एंड भीड़ लगी हुई है। आप क्या कर रहे हो बताओ, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? मेरे को लग रहा है कि मैंने तो 15-20 साल खराब कर दिए अपने। मतलब भीड़ लगी हुई है, बाहर तक भीड़ लगी हुई है। मतलब आप समझ रहे हो। और ये है, आप आज चेक कर लेना इस पॉडकास्ट के बाद कि ऐसा एक कोई डेंटल शफा है किसी के पास कि वो कील ठोक के बता देता है कि हाँ 15 साल तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और लोग आके खुद बोल रहे हैं मेरे को कि आपको कितने साल तक आराम चाहिए? मेरे को 20 साल तक आराम चाहिए। 20 लिख के चलो, मेरे को 10 साल तक आराम चाहिए। 10 साल आपकी उम्र भी रहेगी कि नहीं किसी को पता ही नहीं है ना। और आप 10 साल तक आराम किसी को गारंटी कर रहे हो। मतलब जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नहीं, बहुत वेरी स्ट्रेंज इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिसहार्टनिंग आल्सो समटाइम्स। So true. I mean, as a professional, जिन्होंने इतना like पढ़ाई करा, जिन्हें पता है कि क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए, but then because of superstitions or because of just blind. And I think one thing is कि we as doctors we know our limitations also, है ना। हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते। अब किसी को अगर आँख में ऑप्टिक नर्व अगर किसी की डैमेज हो गई है, या ऑप्टिक एट्रोफी जिसको हम बोलते हैं, आँख की नस खराब हो गई है, वी नो वी कैन नॉट ट्रीट दैट एंड वी विल टेल द पेशेंट कि देखो इसका इलाज नहीं है, द ट्रीटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, वी कांट डू एनीथिंग। अब वो ख़त्म हो गया स्टेज, जब तक इसको रिवर्स कर सकते थे, इरिवर्सिबल हो गई है। बट ऑल दीज पीपल अराउंड जो इंटरनेट पे हैं, या फिर ऑब्वियसली दे आर सिटिंग समवेयर एंड इंटरनेट से इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं कि हम ऑप्टिक एट्रोफी को भी ठीक कर देंगे, हम हर तरह की बीमारी को ठीक कर देंगे, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। वो जो ये सब जो चीज़ें हैं ना, कि अपनी लिमिटेशंस भी आपने डिफाइन नहीं कर रखी हैं, वो चीज़ गलत है। So true. We had a great magician on our podcast, very well known. And when I saw him for the first time in a show, I was like, yeah, this guy is magical. इसने कैसे कर दिया? मतलब how did he know कि मेरे मन में क्या चल रहा है? होता ना mentalist, right? मैंने कहा यार, this is like genius. And I felt कि भाई इसमें तो मतलब कोई power है. I spoke with him and he says, Divas, it is not any power. We have mastered the art. तो ये लोगों को समझना चाहिए कि हर इंसान के पास एक कला है जिसने उसको इतना शार्पन कर लिया है कि लोगों को लगता है कि ये तो मैजिक हो रहा है, बट देयर इज़ अ क्राफ्ट फॉर श्योर विच इज़ अप्रिशिएबल। तो सो ट्रू। अच्छा बताइए कि जो रेडनेस है आँखों में वो हो जाती है, आई ऑफन ऑब्जर्व्ड कि जब लोग बहुत अल्कोहल पीते हैं तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? जब लोग जिम जाते हैं तो उनकी कई बार आंखें बहुत लाल हो जाती हैं, या व्हेन दे हैव अ सेक्सुअल एक्टिविटी तो उनकी आंखें बहुत लाल हो जाती हैं। क्या ऐसा होता है और क्यों होता है? देखो, आई थिंक जो इस तरह से जो ये सेकेंडरी रेडनेस है बेसिकली अल्कोहल के बाद या फिर जिमिंग के बाद, दैट इज़ मोर ऑफ अ वेजोडाइलेटरी रिएक्शनरी रिस्पॉन्स, है ना। वो मतलब तो क्या होता है थोड़ा सा आपकी जो ये वेसल्स है ना, ये नॉर्मली एक पर्टिकुलर कैलिबर की हैं, तो इस तरह से दिखाई नहीं दे रही हैं, है ना। बट अल्कोहल इंटेक के बाद या तो इनमें वेजोडाइलेशन हो जाती है, मतलब बेसिकली इनका कैलिबर जो इनका साइज़ है वो बढ़ जाता है थोड़ा सा, वो उस वजह से कंजेशन हो जाता है। इट इज़ नॉट पैथोलॉजिकल, है ना। हमें ये क्यों हो जाता है, दैट इज़ अ फिजियोलॉजिकल चेंज जो बॉडी रिस्पॉन्ड करी। अब जैसे ये तो वो बात हो गई कि मैं अल्कोहल पी रहा हूँ तो मुझे हैंगओवर क्यों हो जाता है ना, या फिर वाई आई फील स्टार्ट फीलिंग एक्साइटेड, या फिर इस तरह से, क्योंकि वो अल्कोहल का वो अपना इफेक्ट है जो उसने वो करना है। बट दोज आर फिजियोलॉजिकल थिंग्स विच आर हैपनिंग। अब ये नहीं है आइज के लिए नॉर्मल है, हाँ, मतलब दैट इज यू हैव कंज्यूम्ड समथिंग, तो उसका वो इफेक्ट है ना बॉडी के अंदर। इसी तरह से आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो यू आर ट्राइंग टू पुट सो मच ऑफ प्रेशर, कई बार उसको वेलसेल्वा बोलते हैं, उस तरह से आप बहुत ज़्यादा पंप अप कर रहे हो तो आपकी जो वेन्स हैं वो वेजोडाइलेट हो जाती हैं, जो वेजोडाइलेटर रिस्पॉन्स है इन चीज़ों के लिए, दैट इज़ अ फिजियोलॉजिकल वेजोडाइलेटर रिस्पॉन्स, उस वजह से वो रेड हो जाती हैं। एक चीज़ होती है पैथोलॉजिकली कुछ होना, एक होता है फिजियोलॉजिकली, दीज आर ऑल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, है ना। एक है पैथोलॉजिकल का मतलब है कि कुछ बीमारी है आँख में जिसकी वजह से रेडनेस हो रही है, कि या तो आपकी आँख के अंदर इन्फेक्शन हो गई है तो रेडनेस हो रही है, आपको अल्सर बन गया है तो इन्फेक्शन हो रही है, आपके आई प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इन्फेक्शन हो रही है, आपकी आँख में कुछ चला गया है उसकी वजह से रेडनेस हो रही है ना। तो वो जो रेडनेस है दैट इज़ डिफरेंट, है ना, वो पैथोलॉजिकल रेडनेस है। ये जो रिस्पॉन्सेज हैं दीज आर मोर ऑफ अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, एंड ऑब्वियसली फिजियोलॉजिकल है तभी नेक्स्ट डे ठीक हो जाती हैं, है ना, 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। ये तो है नहीं कि आज आपने अल्कोहल कंज्यूम करी और हफ्ता 10 दिन तक रेड रह रही है, नहीं, बिकॉज दैट इज़ अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो बॉडी ने दिया है। आपने जिम किया, वेजोडाइलेशन रिस्पॉन्स आया, बट देन इट गेट्स फाइन, है ना। दोज आर नथिंग टू वरी, आई थिंक दैट इज़ नथिंग टू वरी। अक्सर लोग कहते हैं कि एज अ होम रेमेडी आँखों के ऊपर जो खीरा है वो लगा लो,
तो क्या ऐसे वो तो लोग बोलते हैं गुलाब जल डाल लो. हाँ ये भी कहते हैं गुलाब जल डाल लो. नहीं, तो ये सब doesn't make any साइंटिफिकली हेल्प sense. करता है? नहीं No, करता. no, nothing. I think that is like थोड़ा सा कोल्ड कंप्रेशन टाइप का. लाइक वी टेल सम एलर्जी, जिनको पेशेंट्स को एलर्जी होती है आइज़ में, कि आप कोल्ड कंप्रेशन किया करो. तो आपको क्या करना है कि बर्फ़ को आप रुमाल में रख के आप यू पुट ऑन द आइस. बिकॉज अब आइस क्या करेगी, आइस बेसिकली वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगी, वो वेसल्स को कंप्रेस कर देगी जो डायलेट हुई हैं, तो आपकी रेडनेस कम हो जाती है. अब खीरे का तो मुझे आइडिया है नहीं कि वो कैसे काम करता है, बट इट माइट बी कि लोग उसको कोल्ड कंप्रेशन से लेते होंगे, थोड़ा कूलनेस से होगा, बट नॉट एविडेंस बेस्ड थिंग कि हम इसको डे इन एंड डे आउट प्रैक्टिस करते हैं और पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप ये करो. नो, नथिंग लाइक दैट. बट अच्छा नहीं, सपोज आपने फुल डे इतना काम किया, यू हैड अ लॉन्ग डे इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, आप शाम को आके कुछ टाइम के लिए अपनी आंखों को लिए कूल करने के लिए कुछ लगा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है. यू टेक रेस्ट, जस्ट क्लोज योर आइज एंड वो इक्वली काम करेगा. ऐसे कुछ अलग से लगाने से ठीक है, इट माइट गिव यू सम सूदिंग इफेक्ट, बट एज सच बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट डिजीजेज. ये आंखों में की बीमारियां नहीं है कि इसके लिए आपको डॉक्टर्स के पास जाना है. हाँ, आपको लग रहा है कि आप थोड़े थकावट है, यू कैन डू सम कोल्ड कंप्रेशंस, है ना, आइस पैक्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं. यू विल फील गुड अबाउट इट, है ना, आपको थोड़ा बेटर लगेगा, यू विल फील रिलीव्ड. दैट इज़ ऑब्वियसली देयर, बट ये कोई बीमारियां ही नहीं है. मतलब हम इसको बोलें आपको करना है आप कर लो, ना तो वो हार्म करेगा, ना आपके लिए कुछ. नॉट लाइक एवरी सिंगल डे. ऐसे कहते हैं कि जो आई वॉश है वो काफ़ी वो नहीं करना चाहिए. दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. अच्छा, आपको बता तो रहा हूँ ना, आपकी आई के अंदर ऑलरेडी एक टीयर फिल्म है ना, जो आपकी कॉर्निया को लुब्रिकेट कर रही है. जब आप बहुत एग्रेसिवली वाटर स्प्लैश करोगे, यू माइट इवन डिस्टर्ब द टीयर फिल्म ऑफ योर आई, है ना, वो और प्रॉब्लम ही करेगा. ऐसे कोई ठंडे छींटे मारने से कुछ नहीं होगा. मतलब इट डज नॉट मेक एनी सेंस. योर बॉडी एंड योर आईज, दे हैव देयर ओन नेचुरल हीलिंग रिस्पॉन्सेज. वो करते हैं सब कुछ. आपको ज़रूरत नहीं है स्पेशली आंखों में छींटे मारने की. आई मीन हमारा सारा बचपन में तक ऐसी गया है कि बस छींटे मारो. मतलब ये सब प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, मे बी शायद अवेयरनेस इतनी नहीं थी साइंटिफिकली. हाँ, मतलब उसको कोई सेंस नहीं है मतलब उन चीज़ों का, बल्कि हार्म हो सकता है. बट आंखों में छींटे आप मार लोगे, आई डोंट थिंक इट विल मेक एनी सेंस. एनीवेज आपकी योर बॉडी, आप थके हुए हो तो यू टेक रेस्ट, है ना, यू क्लोज योर आइज, टेक अ नैप, यू विल फील, ऑब्वियसली यू फील बेटर वंस यू टेक अ नैप ऑफ 30 मिनट्स. उसके लिए आंखों में छींटे मारने से नहीं होगा. मतलब इफ़ यू एक्चुअली फील टायर्ड, योर आइज फील टायर्ड, यू हैव अ हैवी हेड, यू फील लेथार्जिक, टायर्ड फ्रॉम द एंटायर डेज वर्क, टेक रेस्ट, है ना, सो जाओ आधा घंटा. आई थिंक दैट इज़ मच बेटर. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ द फूड हैबिट्स, ऐसी क्या क्या फूड हैबिट्स हैं जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि एक हेल्दी फूड जो कि आँखों को कुछ हेल्प करेगा? ऐसा होता है कुछ हेल्दी फूड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. देर इज़ नो सुपर फूड, देर इज़ नो हेल्दी फूड फॉर आइज. द ओनली थिंग इज़ यू टेक अ गुड डाइट, है ना. अब मैं दिस इज़ माई पर्सनल बिलीफ, मेरे हिसाब से कोई भी खाना बुरा नहीं होता है. बुरा होता है उसकी क्वांटिटी, कि आप कितना खा रहे हो, है ना. अब इफ़ वंस इन अ वाइल आपने कुछ जंक फूड भी खा लिया है, दैट इज़ फाइन, ठीक है, समटाइम्स यू कैन हैव इट. अब आप उसको रोज़ खा रहे हो, दैट वुड एक्चुअली हार्म यू, है ना. इस तरह से कोई स्पेशल सुपर फूड्स नहीं है. देर आर फूड्स विच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, जैसे हमने पहले बात करी. फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, जो भी ये स्टफ़ हैं, आई डोंट नो ब्लूबेरीज भी कितना इफेक्टिव है. बेसिकली ऑल दिस एंटीऑक्सीडेटिव जो नट्स हैं, वॉलनट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, कैश्यूज़ हो गए, यू कैन कंज्यूम दम रेगुलरली. अब ये नहीं कि मुट्ठी भर भर के खा रहे हो, है ना. एक पर्टिकुलर हर बॉडी का एक अपना वो सिस्टम है, उसको फॉलो करो, है ना. एंड जस्ट हैव अ हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट, एंड ऑल द फूड दे हैव सम न्यूट्रिटिव वैल्यू. जो भी खाना आप खाओगे सबकी न्यूट्रिटिव वैल्यू तो है ना, तो अब उसको फॉलो करो. ओवर ईटिंग मत करो. एज सच कोई ऐसा फूड नहीं है कि आप इसको खाओगे तो आई साइट बेटर हो जाएगी. ऐसा कुछ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है खाने का आइज़ के साथ, नहीं. एंड एन एक्सरसाइज विच समवन कैन डू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बस वो है कि जो अपना विजन है, कभी पास कभी दूर, दैट 20-20-20 रूल आप फॉलो करो, दैट वुड हेल्प यू. दैट इज इम्पोर्टेंट. दैट इज IPL. डेफिनेटली, है ना, वो 20 हो सकता है. ये बताइए कि जो सन ग्लासेस हैं वो सड़क पर 100 रुपये के भी मिलते हैं और शोरूम पे 10,000 के भी मिलते हैं. कैसे डिसाइड करें कि कौन सा सनग्लास अच्छा है? जब पहनते हैं लगता है कि हाँ अच्छा दिख रहा है, मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, लेकिन उसको पहनने के बाद कितना सन ग्लासेस का भी ना पर्पस है. एक तो है फैशन के लिए पहनना है अगर, है ना, फिर तो 100 वाला भी पहन लो, चाहे 10,000 वाला भी पहन लो. बेसिकली सन ग्लासेस क्यों हैं? टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द UV लाइट,
है ना, मेन तो वही रीज़न है उनका, है ना। अब यूवी रेज जो हैं वो आपकी आइज़ के लिए एक लेवल तक हार्मफुल है ना, वो तो प्रूवन है कि जो आपको कैटरेक्ट बनता है या आई में ऑकुलर सरफेस पे और भी प्रॉब्लम्स हैं टेरिजियम टाइप की, या पीछे रेटिना में जो डीजनरेशन होती है, एज रिलेटेड जो आइज़ में डीजनरेशन हो रही है वो यूवी लाइट के एक्सपोजर से होती है। दैट इज़ अ नोन फैक्ट, है ना। अब अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी के सन ग्लासेस लेते हो, दे डेफिनेटली हैव अ गुड क्वालिटी यूवी कोटिंग, वो आपकी आइज़ को प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपने एक नॉर्मल सन ग्लासेस ले लिए हैं जो आप कह रहे हो 100 रुपये वाले, अगर ऑब्वियसली दे वुड नॉट हैव दैट यूवी कोटिंग, वी डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू हैव अ यूवी कोटिंग, है ना। तो उन केसेस के अंदर वो उसका पर्पस डिफीट हो गया। आपको फैशन के लिए पहनना है आप पहन लो, बट अगर आप यूवी प्रोटेक्शन के लिए पहनना चाहते हो, यू आर गोइंग, आपका बाहर आउटडोर काम बहुत ज़्यादा है ना, या फिर आप उस एरिया में जा रहे हो, जैसे आप बर्फ़ पे जा रहे हो ऊपर पहाड़ों में जहाँ पे यूवी लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है एग्रेसिवली, वहाँ पे आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप गुड क्वालिटी सन ग्लासेस लीजिए जो यूवी प्रोटेक्शन दे, है ना। बट अगर आपको फैशन के लिए डे इन डे आउट वैसे ही थोड़ा बहुत पहनना है तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आज की डेट में कैंसर एक बहुत ही आम बीमारी बन चुका है। आई कैंसर जैसा कुछ होता है, और अगर हाँ तो क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, आई कैंसर्स भी होते हैं, है ना। बच्चों के आई ट्यूमर्स अलग हैं, एडल्ट्स में भी ट्यूमर्स होते हैं। द गुड पार्ट ऑफ आई ट्यूमर्स इज़ कि मोस्ट ऑफ देम आर बिनाइन कंडीशंस। बिनाइन कंडीशन का मतलब ये है कि वो बॉडी में स्प्रेड नहीं करते हैं, मोस्टली आई के अंदर ही रहते हैं, एंड द ओनली थिंग दे विल कॉज इज़ कि विजन लॉस करेंगे, या फिर आई का साइज़ बड़ा कर देंगे, डिसफिगरिंग हो जाएगी आई के आसपास के टिश्यू में स्प्रेड कर जाएंगे, तो हमें आई पूरी की पूरी निकालनी पड़ती है बहुत बार, है ना। बट अब जैसे जैसे मेडिकल साइंस या ऑकुलर ऑन्कोलॉजी, बेसिकली ऑन्कोलॉजी है ट्यूमर्स की जो ब्रांच है, वो जैसे जैसे एडवांस कर रही है, ऐसी ऐसी ट्रीटमेंट्स आ गई हैं कि हम रेडियोथेरेपी के थ्रू, ब्रेकी थेरेपी के थ्रू, प्लाक थेरेपी के थ्रू इन ट्यूमर्स को रिग्रेस करवा सकते हैं। और आई ट्यूमर्स के अंदर जो द होल आइडिया इज़ ग्लोब सैल्वेज, कि हम अगर विजन नहीं भी बचा पा रहे हैं, एटलीस्ट हम ट्यूमर को रिग्रेस कर दें आँख में से, ताकि ग्लोब का जो स्ट्रक्चर है, आपकी आई का स्ट्रक्चर है, वो दिखने में ठीक रहे, और जो वो ट्यूमर है वो आपकी बॉडी में कहीं स्प्रेड ना करे। जैसे बच्चों में ट्यूमर्स होते हैं, जो जैसे कि बच्चों में जो काफ़ी एग्रेसिव ट्यूमर है, दैट इज़ रेटिनोब्लास्टोमा, कि वो पर्दे का जो, जैसे हम रेटिना की बात कर रहे हैं, उसमें ट्यूमर बन गया है, वो एक बहुत बड़ा मास बन जाता है। इसी तरह से एडल्ट्स में ट्यूमर है कोरोइडल मेलानोमा। दीज आर 2 ट्यूमर्स जो काफ़ी डेंजरस ट्यूमर्स माने जाते हैं, एंड जिनको एग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है। मतलब देयर इज़ अ एंटिटी, आई ट्यूमर्स हो सकते हैं, एंड इनमें कुछ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी हो सकती है कि अगर आपके पेरेंट्स में था वो ट्यूमर, तो वो बच्चों में भी हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स आर मोस्टली बिनाइन ट्यूमर्स, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं। बट मेलानोमा इज़ अ मेलिग्नेंट ट्यूमर, वो अगर एक बार आपको डिटेक्ट हो गया है तो उसको बहुत एग्रेसिवली हमें पूरी बॉडी को स्क्रीन करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत बार आई में ऐसी भी कंडीशंस हैं जिनको देख के वी कैन प्रिडिक्ट कि बॉडी में कहीं और ट्यूमर है। जैसे कि बहुत बार ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि उनको विजन लॉस हो गया है, हम उनका आई चेक करते हैं तो उसमें हमें ऐसे कुछ फीचर्स दिखते हैं रेटिना में कि वी सस्पेक्ट कि ये बॉडी में कहीं ना कहीं ट्यूमर है जो आई में ट्रैवल किया है। उनको बेसिकली मेटास्टेसिस बोलते हैं, कि ट्यूमर इज़ देयर समवेयर एल्स, कि वो हो सकता है वो लंग्स में हो, लीवर में हो, एंड इट हैज़ ट्रैवल्ड थ्रू ब्लड स्ट्रीम इनटू योर आइज़, एंड आइज़ में उसने ऐसी कुछ प्रॉब्लम कर दी है जिससे आपको विजन लॉस होनी स्टार्ट हो गई है, या फिर आप यू आर फेसिंग दिस विजुअल सिम्टम्स, एंड देन वी आर एबल टू पिक अप दोज ट्यूमर्स। तो वो बेसिकली मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं। दोज आर बेसिकली द मेटास्टेटिक ट्यूमर, सॉरी, है ना, जो मेटास्टेसाइज कर गया है बॉडी के थ्रू आपकी आइज़ के अंदर। इसी तरह से ब्रेन के कुछ ट्यूमर्स हैं जो आई की ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट कर सकते हैं, कि आपको ब्रेन में जैसे ग्लायोमाज हैं, मेनिंजियोमाज हैं, दीज आर डिफरेंट आई ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स जो आपकी ऑप्टिक नर्व पे इफेक्ट करते हैं, क्योंकि आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो ब्रेन से कनेक्टेड है। अब ब्रेन में कहीं ट्यूमर होगा तो वो ऑप्टिक नर्व पे कंप्रेशन करती है, उसकी वजह से आपको विजन लॉस हो सकता है। तो देयर आर ट्यूमर्स विच कैन अफेक्ट द आई इन डिफरेंट वेज। मतलब कि मोटी मोटी बात करें तो या तो आई के अपने ट्यूमर्स हैं, या बॉडी में से कहीं ना कहीं वो ट्यूमर आई को ट्रैवल कर गया है, या फिर जैसे ब्रेन का कोई ट्यूमर है जो ऑप्टिक नर्व को इफेक्ट कर रहा है। तो ट्यूमर्स आर अ एंटिटी विच आर देयर। आपको सुन के आई रिमेंबर वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स कहते हैं ना कि जो पत्ता गोभी है उसमें जो एक कीड़ा होता है जो ब्रेन में पहुंच जाता है, तो उनका जो आँख है वो इम्पैक्ट हुआ था, एंड वही सेम चीज़ उनकी ऑप्टिक नर्व्स हैं उस पर इम्पैक्ट हुआ था, वो पूरा ये सूज गया था। तो क्या ऐसा होता है? नो, देखो वो ना, वो भी एक तरह से आप ऐसे सोच लो कि वो वो होता है, बट दैट इज़ नॉट अ ट्यूमर, दैट इज़ बेसिकली न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। एक कीड़ा है बेसिकली, देयर इज़ अ लार्वा विच इज़ नोन एज बेसिकली न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस के नाम से है।
तो वो बेसिकली ब्रेन में होता है ना, एंड दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर आइज, वो आइज में भी आ सकता है आपके। हाँ, इट नॉट फ्रॉम द ब्रेन, थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, थ्रू द गट, इट कैन ट्रैवल टू योर आइज ऑल्सो। एंड वो सिर्फ कैबेज से ही नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली जो ये डॉग्स एंड कैट्स हैं, इनके फीसिस के अंदर वो लार्वा होता है बेसिकली। ठीक है। एंड अगर आप ये सब वेजिटेबल्स वगैरह है ये अच्छे से वॉश नहीं करते हो, है ना, तो कई बार ये कंटेमिनेट हो जाती हैं जो अंडर द सॉइल वेजिटेबल्स हैं, इनको नहीं, तो वो लार्वा उस खाने के थ्रू आपके गट में ट्रैवल कर सकता है आपकी बॉडी के अंदर, एंड देन इट कैन गो इनटू योर ब्लड स्ट्रीम, फिर वो ब्रेन में ट्रैवल कर सकता है, आइज में ट्रैवल कर सकता है। बट नॉट जस्ट द कैबेज, सिर्फ कैबेज इज़ नॉट द कल्प्रिट, है ना, वो ज़्यादा बदनाम हो गई है कैबेज उस चक्कर में। मतलब कोई भी फ्रूट वेजिटेबल इफ़ नॉट प्रॉपरली कुक्ड, इवन द मीट, जैसे अब आप अंडर कुक्ड रॉ मीट है, अगर उसमें उस एनिमल के में उस एनिमल का आपने मीट अच्छे से पकाया नहीं है, रॉ मीट खा लिया और उसमें वो लार्वा था उसके मसल्स के अंदर, एंड वो फिर आपकी बॉडी में चला जाएगा। सो दैट कंडीशन इज न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, एंड नॉट जस्ट विद कैबेज, इट कैन हैपन विद एनी डाइटरी थिंग इफ नॉट प्रॉपरली कुक्ड, नॉट प्रॉपरली वॉश्ड, उस तरह से। क्या ऐसा भी है कि जो आपका आई कलर है उससे आपकी आई की हेल्थ पे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? मतलब नॉट आई कलर जैसे ऐसे नहीं है, बट हाँ देयर रेस से फ़र्क पड़ता है। मतलब कि लाइक जो कोकेशियंस हैं उनका लाइटर आइरिस है, तो उनको एक पर्टिकुलर सबसेट ऑफ डिजीज़ ज़्यादा होते हैं आई के। एशियंस हैं उनका डार्क आइरिस है, उनको एक पर्टिकुलर सबसेट ऑफ पेशेंट्स, उनको पर्टिकुलर सबसेट ऑफ डिजीज़ की प्रेवलेंस ज़्यादा है उनमें। तो वो थोड़ा सा कोरिलेट किया हुआ है स्टडीज़ ने कि हाँ इस तरह से पॉसिबल है। मतलब बट ऐसा नहीं है कि उनको अगर ये बीमारी है तो वो आपको नहीं हो सकती, आपको ये है तो उनको नहीं हो सकती। वो प्रेवलेंस की बात है कि उनमें वो थोड़ी सी टेंडेंसी ज़्यादा होती है उन चीज़ों की। तो जिनका लाइट आई कलर है वो क्यों है? दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द लेस मेलानिन पिगमेंट। हमारे आई के अंदर कॉर्निया के पीछे एक स्ट्रक्चर है जिसको आइरिस बोलते हैं। उस आइरिस में मेलानिन पिगमेंट रहता है। अब जो मेलानिन पिगमेंट अगर ज़्यादा होगा, जैसे एशियंस के अंदर वो मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है तो हमारा ब्राउन आइरिस दिखता है। जिनमें मेलानिन पिगमेंट कम है उनके अंदर वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो वो इसलिए वो उनको लाइटर कलर आइरिस दिखते हैं हमें। ग्रीन, हाँ, ग्रीन, ब्लू, हेजल, उस तरह के जो कलर्स हैं थोड़े से वो उस तरह से, बिकॉज दे हैव लेसर मेलानिन कंटेंट। दैट डज नॉट मीन कि उनके कुछ अलग से वो है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द मेलानिन इट मेक्स द डिफरेंस। जैसे उनके जैसे ब्लॉन्ड हेयर हैं, हाँ, समथिंग लाइक दैट। हमारे डार्क हेयर हैं, उनके लाइटर हेयर्स हैं। वी हैव डार्क स्किन, दे हैव लाइटर स्किन, एवरीथिंग रिलेटेड टू द मेलानिन ओनली। लोग कहते हैं दे हैव ब्यूटीफुल आईज, द ब्लू आईज। I think beauty lies in the eyes of the beholder. and क्या बात है। I think जितनी आंखें आप देखते हैं और कोई नहीं देखता है, तो you should। ठीक है, देखने में हो सकता है उनकी ज़्यादा अच्छी दिखती हो, उनको हमारी अच्छी, बिकॉज I was in a international conference once जी, and I think it was in Bali, Indonesia में, एंड सो नाउ दे हैव लिटिल स्मॉलर आइज, है ना, सो हमें उनकी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। एंड द लेडी कम्स अप टू मी एंड शी इज़ लाइक, हम ऐसी बात कर रहे थे लाइक ग्रुप ऑफ आई डॉक्टर्स, एंड शी वॉज लाइक कि आई रियली लाइक आइज़ ऑफ इंडियंस, उनकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं, आई विश मेरी बड़ी होती आइज़। तो आई थिंक इट इज़ जस्ट द वे वी परसीव। हम अपने आसपास अपने जैसे लोग ही देखते हैं तो हमें वो लोग थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। आई डोंट थिंक दिस माइट बी वेरी एक बेसिक क्वेश्चन एज एन आम आदमी जिनकी आंखें छोटी होती हैं, एज अ डॉक्टर डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑपरेट ऑन इट? या दीज आर नोन एज डीप सीटेड आइज। डीप सीटेड आइज, डीप सीटेड मतलब कि ना वो उनका जो ग्लो, उनका जो ये है अपर्चर है वो छोटा है, तो उनको एग्जामिन करने में भी हमें प्रॉब्लम आती है, उनको ऑपरेट करने में भी प्रॉब्लम आती है। देयर इज अ एंटिटी डीप सीटेड आइज, एंड उनमें कई बारी सर्जिकल चैलेंजेस रहते हैं ऑपरेट करते टाइम, क्योंकि स्पेस कम है ना ऑपरेट करने की। सो लर्निंग ये है कि घूरते रहो घूरते रहो घूरते रहो, आंखें बड़ी हो जाएंगी। नहीं, वो तो नहीं होने वाली। दैट इज द वे गॉड हैज गिवन यू, जिसकी छोटी हैं उसकी छोटी हैं, बड़ी हैं बड़ी हैं। लास्ट ईयर आई बिकेम अ फादर, सो बहुत लोगों ने बोला कि जो आँखों में काजल लगा दो आँखें बहुत खूबसूरत हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। हमने अप्लाई नहीं किया, तो वांट टू नो फ्रॉम यू कि ऐसा होता है कि बच्चों में आँखों में काजल लगाने से उनकी आँखें बड़ी हो जाती हैं? नहीं, ऐसा कैसे होगा? नहीं होगा ना, वो एक परसेप्शन है कि वो आइज़ प्रोमिनेंट दिखेंगी, है ना। दैट इज़ जस्ट लाइक इल्यूजन, है ना, इल्यूजन की तरह है ना कि आपने वो लगा लिया तो थोड़ी ज़्यादा अब आपके चेहरे पे मैं कहीं पे कुछ एक मार्क लगा दूँ वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो जाएगा। उस तरह से आपने अपने आइज़ के आसपास पूरा वो लगा दिया तो दे लुक मोर प्रोमिनेंट, एंड टू
उसको मोर प्रोमिनेंट को आप बोल दो कि बहुत बड़ी दिख रही हैं या बहुत प्रोमिनेंट दिख रही हैं, बट एक्चुअली में साइज़ नहीं बड़ा होगा ना, साइज़ कैसे बड़ा होगा? वो तो विद एज जितना आई ने ग्रो करना है वो करेगा। काजल लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इन्फेक्शन ज़रूर हो जाएगी बच्चे को। काजल वैसे आप लगा लो, आई थिंक अच्छा लगता है होगा बच्चों में, बट उसको इस रीज़न से लगाना कि आइज़ का साइज़ बड़ा हो जाएगा, वो नहीं होगा। जिन्हें लाइक स्क्विंट होता है उनके लिए क्या आपकी सलाह है एज एन आई सर्जन? देखो, स्क्विंट के ना मल्टीपल कॉजेज़ हैं, है ना, अब एक पर्टिकुलर कॉज नहीं है। आई वुड ऑलवेज से कि अगर आपको स्क्विंट है तो उसका सर्जिकल करेक्शन भी पॉसिबल है, उसका मेडिकल करेक्शन भी पॉसिबल है, बट वो एक स्क्विंट स्पेशलिस्ट ही डिसाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना डिग्री ऑफ स्क्विंट है। कुछ लोगों को बहुत कम डिग्री ऑफ स्क्विंट होता है कि उनको हम स्पेक्टिकल्स या कुछ प्रिज्म्स होते हैं वो लगा देते हैं, तो वो उनकी जो आइज़ है वो अलाइन हो जाती हैं। बट अगर आपको डिग्री ऑफ स्क्विंट ज़्यादा है या आपका कॉज ऐसा है जो सर्जिकली ट्रीट किया जा सकता है, तो उसमें सर्जरी ही ऑप्शन है। मतलब अब किसी की स्क्विंटिंग है तो वो इस आई एक्सरसाइज के साथ नहीं करेक्ट होती हैं, अगेन दैट पॉइंट, है ना। तो वो चीज़ें हैं, आपको कॉज देखना पड़ता है स्क्विंट का क्या है। देयर आर रिस्ट्रिक्टिव स्क्विंट्स, पैरालिटिक स्क्विंट्स, कॉमिटेंट स्क्विंट्स, लाइक दीज आर ऑल साइंटिफिक थिंग्स, बट डिफरेंट कॉजेज ऑफ स्क्विंट्स। अब जिसकी आंख बाहर जा रही है सबको सेम कॉज नहीं होगा, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कॉज। किसी की विजन लॉस है, उसकी वजह से उसकी आई में विजन ही नहीं है, तो ब्रेन उसको सिग्नल ही नहीं भेज रहा मसल्स को कि इसमें तो विजन ही नहीं है, तो वो धीरे धीरे आई जो है बाहर को डिविएट करती है, तो उसको सेंसरी एक्सोट्रोपिया बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। किसी को बीपी बढ़ने की वजह से मसल्स एकदम से पैरालाइज हो गया है आई का, जो आई के मसल्स हैं, तो उसमें स्क्विंट हो गया, तो उसको पैरालिटिक स्क्विंट बोलते हैं। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। अब पैरालिटिक स्क्विंट जो है वो यूजुअली अपने आप रिकवर कर जाता है बहुत बार आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, अपने आप मसल्स जो है अपनी पावर वापस रीगेन कर लेते हैं, उनमें यूजुअली सर्जरीज नहीं करते हैं। इस तरह से देयर आर सब सेट ऑफ स्क्विंट जिनमें सर्जरीज करते हैं, तो बट उसके लिए तो एक बार यू नीड टू गेट अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन एंड देन ओनली वी कैन डिसाइड। मतलब स्क्विंट ठीक हो सकता है हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द डेविएशन, डिपेंडिंग अपॉन द डेविएशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द कॉज, कि क्या कॉज है, उसके बेसिस पे हम स्क्विंट को ट्रीट कर सकते हैं। मुझे याद है स्कूल में एक ऑर्गेनाइजेशन आई थी, उन्होंने कहा था कि आप आइज़ डोनेट करिएगा, जब आपकी डेथ हो जाएगी तो आप आज ये फॉर्म भर दीजिए। अभी कुछ हफ्ते पहले वी हैड अ गेस्ट ऑन आवर शो, मिस पल्लवी घोष। वो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट हैं। उनसे बात हुई, उन्होंने बात करी अबाउट ऑर्गन ट्रैफिकिंग एज वेल। तो एक इंसान अच्छी इंटेंट के साथ ये लिख के जाता है कि मेरी आँखें अच्छे किसी के काम आए, बट डू यू थिंक दैट देयर इज़ अ डार्क साइड टू इट, जहाँ पे आपकी जो आई डोनेशंस हैं वो कहीं ना कहीं और जा रही है? देखो, ये तो आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज आई डोंट डू ट्रांसप्लांट सर्जरीज। जो कॉर्निया, बेसिकली आई डोनेशन में सिर्फ आपका कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, नॉट द एंटायर आई। पूरी आई नहीं होती है, जो आँख के आगे वाली पुतली है, सिर्फ उसका वो जो बटन है, कॉर्नियल बटन, उतना ही निकाला जाता है, एंड दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर आई डोनेशंस या आई ट्रांसप्लांट्स के लिए। तो दैट इज़ डन बाय कॉर्निया सर्जन्स, आई डोंट डू दैट। बट अब ये ट्रैफिकिंग होती है कि नहीं, ऑर्गन ट्रैफिकिंग किडनी की हो रही है कि नहीं, देखो वो तो बड़ा डिफ़िकल्ट है बताना, है ना। एंड एज़ फार एज आई नो, मेरी नॉलेज में तो ऐसा नहीं है ना, बिकॉज इट इज़ वेरी रेगुलेटेड, प्रॉपर आई बैंक्स हैं। अब उनमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आई एक्चुअली कैन नॉट कमेंट, टू बी वेरी ट्रू, है ना। बट आई बैंक्स में आई थिंक वट एवर आई बैंक्स आर देयर, दे आर वर्किंग गुड, है ना। जहाँ पे भी टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पे एक पर्टिकुलर, बेसिकली आई बैंकिंग में ऐसा नहीं है कि यू कैन बाय द टिश्यू, यू कांट बाय द टिश्यू, देयर इज़ बेसिकली वेटिंग लिस्ट। उस वेटिंग लिस्ट के हिसाब से जब आपका नंबर आता है तो आपको वो टिश्यू अलॉट किया जाता है ना। इट इज़ नॉट लाइक कि टुडे यू हैव सम कॉर्नियल प्रॉब्लम एंड यू कम टू मी, यू से कि मेरे ये कॉर्निया लगा दो, यू गेट कॉर्निया फ्रॉम समवेयर कि ये मेरे कॉर्निया लगा दो, वैसे नहीं। दैट इज़ नॉट हाउ आई बैंकिंग वर्क्स। आई बैंकिंग में बेसिकली जो कॉर्नियाज हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं, एंड हर एक पर्टिकुलर एरिया का एक आई बैंक होता है, और जितने भी आई हॉस्पिटल्स हैं वो उस आई बैंक के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जब उस हॉस्पिटल को आई की कॉर्निया की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे वो फॉर्म भरा जाता है, उनको रिक्वेस्ट की जाती है, फिर उसके हिसाब से जब आपका नंबर आएगा फिर वो कॉर्निया आएगा, फिर आपको कॉल किया जाएगा कि आपका अब कॉर्निया आ गया है, अब आप सर्जरी के लिए आ जाओ। मतलब आई जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरीज हैं, दे आर नॉट वॉक इन सर्जरीज की आप किसी भी दिन जाके करवा लोगे, नहीं, उसके लिए वेटिंग लिस्ट है प्रॉपर, एंड आई थिंक दैट इज़ गवर्नमेंट रेगुलेटेड। आई डोंट सस्पेक्ट एनीथिंग बैड इन इट, बाकी आई डोंट नो। बहुत सारे लोगों को सवाल होता है कि अगर उनको कैटरैक्ट है या फिर ग्लॉकोमा या फिर एनी डिजीज़,
तब भी कैन दे डोनेट देयर आईज? नो. हाँ, if the patient had any eye problem, जैसे उनको अगर रेटिना में कोई प्रॉब्लम थी कभी, या फिर उनको कैटरेक्ट था, वो आफ्टर लाइफ तो वो कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं. कॉर्निया में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना. तो आप कह रहे हो कि अगर सपोज किसी को आँख की कोई दिक्कत थी तो भी वो अपनी आँखें डोनेट कर सकता है? हाँ, एक अंधा इंसान भी अपनी आंखें डोनेट कर सकता है, प्रोवाइडेड उसका कॉर्निया ठीक है. हमने सिर्फ कॉर्निया यूज़ करना है. देखो ना, आप समझो कि जो हमें आई डोनेशन में सिर्फ कॉर्निया चाहिए, हमें पूरी आंख नहीं चाहिए. अगर आपको आंख की कोई और प्रॉब्लम भी है बट आपका कॉर्निया अच्छा था, तो हम उस कॉर्निया को यूज़ कर सकते हैं किसी और को देने के लिए जिसको कॉर्निया की प्रॉब्लम है. आई डोनेशन में सिर्फ कॉर्निया ही यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं आई डोनेशन है. और जैसे पेशेंट्स जिनको रेटिना की प्रॉब्लम है वो आते हैं हमारे पास कि सर हमारी मदर की आंख हमारे लगा दो, वो डोनेट कर देंगे. वैसे नहीं होता है इसमें ना. ये प्रॉपर आई बैंकिंग के थ्रू जो लोग मरते हैं, कोई एक जिंदा इंसान अपनी आइज़ नहीं डोनेट कर सकता, है ना. आइज़ जो है मरने के बाद ही ली जाती हैं, और उसमें भी सिर्फ कॉर्निया लिया जाता है. जो आँख की पुतली है सिर्फ वो ली जाती है. और उसके साथ अब उसमें आपको अगर पीछे पर्दे में प्रॉब्लम भी थी, विल नॉट मेक अ डिफरेंस. अगर आपका कॉर्निया हेल्दी था हम उसको रिट्रीव कर लेंगे, एंड फिर जिसको कॉर्निया की प्रॉब्लम है उसमें उस टिश्यू को हम यूज़ कर लेंगे. अगर किसी को अपनी आइज़ डोनेट करनी हो तो द फैमिली उसकी डेथ के बाद कितने घंटों के अंदर हॉस्पिटल तक पहुंचाए उसकी बॉडी तो को? इसमें जो टाइम है वो यूजुअली 4 to 6 आवर्स बोलते हैं, है ना. क्योंकि उसके बाद जो कॉर्निया है वो धीरे धीरे डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है. उसमें के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाते हैं. तो जो टिश्यू है वो इतना एडिक्वेट नहीं रहता है फॉर अ ट्रांसप्लांट. तो जब हम उसको विद इन अ पर्टिकुलर टाइम उसको रिट्रीव कर लेते हैं, तो वी स्टोर दैम इन दीज मीडियाज, जो कुछ ऐसे सोल्यूशंस हैं जिनमें जो कॉर्निया के सेल्स हैं उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो उसको यूज़ तब कर सकते हैं. और इसकी लाइफ कितनी रहती है? सपोज़ मेरी आंखें मेरे चले जाने के बाद किसी को दी गई, या जो कॉर्निया है वो दिया गया, तो जो नेक्स्ट इंसान जिसको आपने लगाया कॉर्निया, उसको कितने सालों तक हेल्प करेगा? दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, है ना. क्योंकि बट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव सीन पेशेंट्स जिनको पिछले 15 साल से भी कॉर्निया लगा है एंड दे आर डूइंग फाइन, बिकॉज सेल्स ने तो एनीवेज डीजनरेट करना ही है विद टाइम. जो आपको ट्रांसप्लांटेड कॉर्निया है वो भी डीजनरेट तो करेगा ही. द ओनली प्रॉब्लम विद ट्रांसप्लांटेशन इज़ कि वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, कि बॉडी रिजेक्ट ना करे. हाँ, जैसे किडनी रिजेक्ट हो जाती है ना, उसी तरह से कॉर्निया भी रिजेक्ट हो सकता है. बट कॉर्नियल रिजेक्शन रेट्स बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स. वो इसलिए है क्योंकि कॉर्निया इज़ अ एवेस्कुलर स्ट्रक्चर. कॉर्निया को ब्लड सप्लाई नहीं होता है. कॉर्निया इज़ अ एवेस्कुलर, उसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं है. और जो भी रिजेक्शन होती है वो ब्लड के थ्रू होती है, कि ब्लड में जो सेल्स हैं वो रिजेक्ट करते हैं. अब कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि वो एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है. आपने किसी का कॉर्निया निकाला, उसकी जगह नया कॉर्निया लगा दिया, बट उसको वेसल्स नहीं है, तो जो रिजेक्शन रेट है वो काफ़ी कम है. आई वुड नॉट से कि रिजेक्शन नहीं होता है, रिजेक्शन इज़ डेफिनेटली देयर, बट इट इज़ फार लेस देन अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स. एंड आपको कुछ लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी लेने की ज़रूरत नहीं होती है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट. जैसे अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट करते हो आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेशंस लेने पड़ते हैं. कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बाद आपको नहीं लेने पड़ते, बिकॉज टेंडेंसी नहीं है उसको इतनी रिजेक्शन की. सो व्हाट इज़ द फ्यूचर फॉर द आई सर्जरीज फॉर द पेशेंट्स एट लार्ज? उनको क्या दिखता है विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी? क्या लगता है आपको क्या आने वाला है देखो 10 साल के अंदर? नेक्स्ट जो रिसेंट एडवांसमेंट जो आएगी आने वाले टाइम में, एंड विच विल बी अ गेम चेंजर, दैट वुड बी जीन थेरेपी. जीन थेरेपीज जो भी जेनेटिक डिजीजेज हैं, जो लोगों को बाय बर्थ प्रॉब्लम्स होती हैं. किसी का कॉर्निया, किसी को रेटिना के अंदर बाय बर्थ प्रॉब्लम है, कॉर्निया में बाय बर्थ प्रॉब्लम है, और भी आई के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो जीन से रिलेटेड हैं, उनकी जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं. तो अब आज की डेट में जीन थेरेपी पे बहुत काम हो रहा है ना. तो जीन थेरेपी, अब जैसे पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको रात में नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनके जो रात में देखने वाले सेल्स हैं वो बाय बर्थ ही नहीं बने, उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं बने, पर्दा उनका उस तरह से डेवलप ही नहीं हो पाया. तो इस तरह से कुछ जीन थेरेपीज़ आ गई हैं कि उन सेल्स को रीजनरेट कर सकें. तो दैट इज़ अ गेम चेंजर एंड दैट इज़ व्हाट वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. अब वो इट माइट टेक सम मोर ईयर्स, मे बी 5 years 10 years, बट वंस द जीन थेरेपी कम्स इन टू द पिक्चर, है ना, मैनी ऑफ दीज डिजीजेज विच आर एक्चुअली इरिवर्सिबल, जैसे ऑप्टिक नर्व है जो हम बोलते हैं कि वो एक बार डैमेज हो गई उसको रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि वो सेल्स रीजनरेट नहीं कर सकते. अब आज की डेट में जो फोकस हो रहा है वो जीन थेरेपी पे और रीजनरेटिव थेरेपी पे हो रहा है कि समहाउ हम इन सेल्स को रीजनरेट करवा सकें.
अगर उनको हम रीजनरेट करवा पाएंगे, चाहे स्टेम सेल्स के थ्रू, जीन थेरेपी के थ्रू, अगर वो रीजनरेट कर जाते हैं, देन वी माइट बी एबल टू गेट बैक द विजन, वी माइट बी एबल टू गेट बैक दोज सेल्स. तो नेक्स्ट तो वही है, जीन थेरेपी है. सेकंड आई वुड से इज़ द AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक सर्जरीज हैं. दैट वुड आई थिंक मेक डायग्नोस्टिक्स मच बेटर. अगर आप एक पेशेंट को देख रहे हो, एक दूसरा डॉक्टर देख रहा है, एक तीसरा डॉक्टर देख रहा है, उनके डायग्नोसिस में कई बार सब्जेक्टिव डिफरेंसेस आ सकते हैं. जब वो AI या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के थ्रू मॉडल्स जो बन रहे हैं आज की डेट में, उसमें जो प्रिसीजन है टू मेक अ डायग्नोसिस, दैट विल बिकम मच बेटर, दैट वुड बी मोर टाइम सेविंग. एंड ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन या फिर टेली कंसल्टेशंस वुड कम इनटू पिक्चर, क्योंकि सब कुछ मशीन ही बता देगी, बस डॉक्टर को आपको बस रिपोर्ट्स देखनी है एंड दे विल बी एबल टू टेल यू कि हाँ ये है. देन इवन दिस AI माइट कम इनटू पिक्चर फॉर सर्जरीज ऑल्सो. रोबोटिक सर्जरीज जो हैं, दैट वुड इंक्रीज द प्रिसीजन. But obviously these robots would have to be operated by eye surgeons only, but that would increase the precision. That is what I want to say कि अगर मैं रेटिना सर्जरीज कर रहा हूँ, they are very fine surgeries, है ना. उसमें अगर मैं अपनी तरफ से पूरा अच्छे से कुछ भी सर्जरी कर रहा हूँ, कुछ माइक्रो ट्रेमर्स होते हैं. एवरीबडी, ऑल ऑफ अस हैव दीज माइक्रो ट्रेमर्स, है ना. तो वो रहेंगे ही रहेंगे. दैट इज़ वेयर द ह्यूमन एरर और स्कोप ऑफ ह्यूमन एरर आ जाता है. बट व्हेन दीज मशीन्स दे गेट ट्रेंड इन सच अ वे कि वो इतनी प्रिसाइजली हर चीज़ को पील ऑफ कर पाएंगे, प्रिसाइजली परफॉर्म कर पाएंगे. आई थिंक अ लॉन्ग जर्नी, बट डेफिनेटली दीज थिंग्स वुड कम इनटू पिक्चर वेरी सून. एंड आई एम श्योर विद डॉक्टर्स लाइक यू बहुत ही अच्छा भविष्य है इन दिस स्पेस. Thank you so much for doing this. It was lovely having you. Same here. And मुझे अपना पूरा जो स्कूल का बायो का क्लास था वो एक हल्का सा रिकैप हो गया. रिवाइज हो गया हल्का सा. So thank you for doing that. आप एक बहुत अच्छे टीचर भी हो. जैसे आपने जो कॉन्सेप्ट्स को बताया है, I like मुझे ऐसा फील हुआ, and I'm sure that all those who listen to us would have felt the same thing. Thank you for doing this. Thank you so much. My pleasure.